बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक और अच्छा दिन और सभी इंडेक्स ग्रीन में। कल भी याद होगा आपको, जब हम 2 बजे शो की शुरुआत की तो सारे ग्रीन में थे। हालांकि आज का ग्रीन कुछ अलग ही है, क्योंकि आज सुबह से मार्केट एक बार भी रेड में नहीं आया है और निफ्टी ने पूरा दिन बहुत शानदार तरीके से 25,900 के ऊपर बिताया और अब तो हम 26,000 की तरफ भी बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मोमेंटम मार्केट में शानदार है और आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। रिलायंस ने लीड किया, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर श्रीराम फाइनेंस, जिसने पूरे सेक्टर में और पूरी मार्केट में जोश भरा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। देश के फाइनेंशियल सेक्टर में जापान का अब तक का सबसे बड़ा FDI मित्सुबिशी ग्रुप यानी MUFG श्रीराम फाइनेंस में खरीदेगा 20% हिस्सा। करीब 40,000 करोड़ में होगी डील। 841 रुपये भाव पर हुआ सौदा, शेयर 5% दौड़ा। श्रीराम फाइनेंस की मेगा डील के बाद बाजार का मूड गुलजार। निफ्टी 150 अंक ऊपर चढ़कर 26,000 के पहुंचे नजदीक। रिलायंस, L&T, HDFC बैंक और M&M में भरा जोश। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों पर। मिड और स्मॉल कैप में शेयर आज कर रहे हैं परफॉर्म। ऑटो और डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों सेक्टर इंडेक्स करीब 1% मजबूत। बजाज ऑटो और BEL निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही हेल्थ केयर, रियल्टी, ऑयल एंड गैस शेयरों में भी जोश, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल और कैपिटल मार्केट शेयरों में नरमी। ब्लू स्टार F&O के टॉप लूजर्स में शामिल। आज के बिक्स स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT का जलवा। पंजी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की खबर से चला ऑरो फार्मा। उधर स्पॉटलाइट दिवीज लैब्स और टाइटन चले। वहीं ChatGPT अशोक लेलैंड, APL अपोलो, ICICI प्रू और अपोलो हॉस्पिटल्स की मजबूती का। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से 13% दौड़ा ग्रोथ। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ शुरू की कवरेज। 180 रुपये का दिया टारगेट। साथ ही कहा FY 28 तक 35% EPS ग्रोथ की उम्मीद। और ICICI प्रू AMC की मजबूत लिस्टिंग। BSE पे करीब 20% प्रीमियम के साथ 2606 रुपये पे प्रति शेयर पर हुआ लिस्ट। 2165 रुपये था IPO प्राइस। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। और श्रेया वीरू रहेंगे मेरे साथ अगले 1.5 घंटे। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट में देखिए आप क्या शानदार तेज़ी है। डे हाई पर हैं हम। 25,985 डे हाई था। 25,975 हुआ क्या आज खुलते ही हायर लो तो कंफर्म हो ही गया था, क्योंकि एक गैप अप मिला था हमें। खुलते ही निफ्टी ने हायर हाई लगा दिया। जी हाँ, हमने आज शुरुआत में ही कल के हाई से ऊपर शुरुआत की और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा हमने एक बार भी। 880 तक गए, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिक्लाइन नहीं आई। और हायर हाई और हायर लो एक कंफर्मेशन आज सुबह सुबह मिला। करीब 9:30 तक वो कंफर्मेशन मिल चुका था। 9:30 पर हमने एक बात भी की थी कि अब यहाँ पर आप चाहें तो आज का लो 25,880 उसके स्टॉप के साथ अब ट्रेड लें। कल का लो वैसे भी अब मुझे लग रहा है कि नहीं टूटना चाहिए। रिलायंस ने आज इस रैली को लीड किया। एक बार रिलायंस लेकर आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी IT दोनों एक्चुअली अगर आप देखें तो सॉफ्ट पड़े हैं इंट्राडे में। दोनों में रैली जो है वो टिकी नहीं। बैंक निफ्टी में अब रैली आ रही है वैसे वापस, लेकिन IT तो एक्चुअली रेड में आ गया था। लेकिन रिलायंस ने मोर और लेस लीड किया। लेकिन मेरे हिसाब से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है, अब देखिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि FI नहीं आ रहे। यहाँ पर इतना बड़ा FDI इन्वेस्टमेंट आया है 40,000 करोड़ का अशरा, और उस डील की वजह से मुझे लग रहा है मार्केट में शानदार कॉन्फिडेंस लौटा। खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है बाजार, लेकिन क्रूशल है 1.5 घंटा, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। जिक्र किया आपने श्रीराम फाइनेंस का। पहले श्रीराम फाइनेंस जिस तरीके से दौड़ा है आज, और CNBC आवाज ने आपको बताया था कि इस मेगा डील के बाद क्या कुछ हो सकता है और क्या स्ट्रैटेजी श्रीराम फाइनेंस पर आज होनी चाहिए, एक बार वो फिर से सुनते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि MUFG 20% हिस्सा लेगा और करीब $4 बिलियन पर ये डील हो सकती है। अगर पूरा का पूरा $4 बिलियन कंपनी में आ रहा है एज ग्रोथ कैपिटल, और क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर में है जो कि CV फाइनेंसिंग स्पेस में है,
तो एक बड़ी रैली हो सकती है। न्यूज़ आने के बाद भले ही पूरा प्राइमरी इशू हो, एक बार सेल ऑन न्यूज़ हो जाए, वो सेल ऑन न्यूज़ में जो डिप होगी वो आपके लिए फिर एक री रेटिंग वाली रैली में अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी हो। पूरा का पूरा प्राइमरी इशू है तो फिर इसमें री रेटिंग होगी। बिल्कुल, तो देखा आपने श्रीराम फाइनेंस डील के बाद क्या सरपट भागा सर, और आपने शुरुआत में कहा था इस मेगा डील के बाद नजरें बनी रहेंगी श्रीराम फाइनेंस पर। अब जब खबर है हमारे सामने तो क्या फ्रेश व्यू बन रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पर? बिल्कुल, देखिए एक बार के लिए हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई 850 तक, उसके बाद ये सरपट दौड़ा और अब ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। कंजर्वेटिवली मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक जो है अब 1100 रुपये की तरफ जा रहा है। एक समझिए इस चीज़ को श्रेया, मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि पूरी की पूरी डील जो है 40,000 करोड़ रुपए, पहले तो 4 बिलियन की थी, पर उससे भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली। पूरा का पूरा प्राइमरी इशू है। प्राइमरी इशू से मतलब है सारा का सारा पैसा कंपनी में आ रहा है। ये पूरी की पूरी ग्रोथ कैपिटल है, सीधा कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। और सोचिए 40,000 करोड़ रुपए की कैपिटल मिल जाए किसी कंपनी को, उसके बाद वो उसको लेंड करेगी, किस तरीके की कंपनी में नेट प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम में ग्रोथ आएगी यहाँ पर। ये जो कैपिटल है ये ग्रोथ कैपिटल है, ये ग्रोथ कैपिटल है। अच्छा, MUFG के बोर्ड मेंबर्स भी आ रहे हैं इसमें, श्रीराम के बोर्ड में। और इस क्वालिटी की बुक आपको 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रही है, 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, जबकि नंबर 2 प्लेयर चोला फाइनेंस 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पर है, 4.5 टाइम्स। वो इसलिए क्योंकि वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, इसके लिए। अच्छा, आज चोला में गिरावट आई है वैसे, क्यों? क्योंकि एक मार्केट को अब एक रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से चोला के मुकाबले श्रीराम फाइनेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नो ब्रेनर है ये कि चोला अगर 4.5 टाइम्स पर अवेलेबल है और अगर श्रीराम में भी एक बहुत अच्छा प्रमोटर एंट्री कर रहा है तो वाई नॉट श्रीराम। जो हम सुबह बात कर रहे थे कि और एक चीज़, सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा है। CV सेक्टर में एक रिवाइवल चल रहा है इस समय, इस वजह से। और यहाँ से मन्नापुरम जैसी रेटिंग हो सकती है मेरे ख्याल से। देखिए, डील किस प्राइस पर हुई उसको भूल जाइए। बहुत लोग कहते हैं कि डील तो 842 पर हुई, वो तो सेबी का फॉर्मूला है, वो तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ही होना था। उसमें ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा उसमें मूव आना था। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ग्रोथ कैपिटल और एक स्टॉक, एक शानदार स्टॉक जो आपको इस समय 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है। सिंपल अरिथमेटिक कह रहा है ये, और बुक वैल्यू भी बढ़ रही है। सिंपल अरिथमेटिक कह रहा है अगर तो वैल्यूएशन री रेटिंग ना भी हो तब भी 1000-1100 तक का मूव है। वैल्यूएशन री रेटिंग हो गई अगर इसको, चोला जैसी री रेटिंग, अगर चोला जैसी वैल्यूएशन मिल गई इसको, तो हु नोज 1500-1600 तक का भी रेट हो सकता है। अब अगर आपके पास है, वैसे भी एक और चीज़ है, अब बहुत सिंपल है, अब जिस भाव पर MUFG डाल रहा है पैसा 842, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप हो गया। इसीलिए आज सुबह जब हमने एक व्यू लिया था कि अगर आप अब तक कैरी करते हैं तो एक बार के लिए जैसी डील आएगी शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन उसके बाद इसमें वन वे रैली आनी चाहिए। और ये वो वन वे रैली आई थिंक, और उसी ने काफ़ी हद तक मार्केट को भी हेल्प किया है। बिल्कुल, मार्केट को हेल्प किया है और शानदार रैली, मार्केट तेज हाई पर हम कर रहे हैं कारोबार। ब्रेथ देखिए, जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेथ भी नज़र आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव जैसा बताया गया था वैसा ही होते दिखा। लेकिन अब क्योंकि पूरा हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा और अब हम आखिरी सेशन में हैं जिस हफ्ते के, कैसा लग रहा है अभी मार्केट और क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर? बिल्कुल, देखिए स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है। आज सुबह जो हमने 10 बजे भी व्यू लिया था, अब कल के लो को आप लो मतलब बहुत दूर हो जाएगा, 25,700, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर नहीं रख पाएगा। तो आज सुबह का लो अब आपका नया स्टॉप लॉस बन जाएगा। वो कहाँ पर है? 25,880 पर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। और एक चीज़, अगर 26,000 क्रॉस हो तो ऐड करें अपनी पोजीशंस में। क्यों? क्योंकि फिर वो एक इंडिकेशन देगा आपको कि अब हम वापस हायर एंड पर जा रहे हैं। बाजार ने एक चीज़ साबित कर दी है, इस मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। फिर से अगर आप निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखेंगे, हम इस 1 महीने में 25,700 पे भी गए हैं, हम इस 1 महीने में 26,200 पर भी गए हैं, और नेट 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है इस सीरीज़ में। एकदम फ्लैट मूव रहा है। ऑप्शन राइटर्स की ड्रीम रही है ये सीरीज़ वैसे एक्चुअली, खासतौर से बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मंथली ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी मार्केट में मार्केट क्या कर रहा है? रेंज के दोनों साइड जा रहा है। रेंज के हाइस पे जब जाता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह अब तो मार्केट निकल पड़ा यहाँ से। लोस पे जब आता है तो लगता है कि अब तो मार्केट गया, और फिर वो शुरू हो जाता है लोगों का एकदम कि बहुत बेकार मार्केट हो गया है। लेकिन मार्केट एक 25,700 से 26,200 की एक रेंज में है।
जब तक 26,200 नहीं टूटा था ना अपसाइड पे, ऐसे 25,700 नहीं टूटा, ऐसे ही हो सकता है इस बार फिर 26,200 ना टूटे अपसाइड पर, 26,200 के जैसे ही आप करीब पहुंचे फिर कोई ख़राब खबर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर ना मिले तब तक इस रेंज का टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। निफ्टी पर फ्रेश अप्रोच 25,850 से 25,900 पर अब आपका सपोर्ट है जो आज का लो है, और 26,000 से 26,050 यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, 58,800 पर सपोर्ट है, 59,500 पर रेजिस्टेंस है, लेकिन ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है इसमें बैंक निफ्टी पर आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। हाँ, निफ्टी में जरूर एक सेंस ऑफ बन रही है, एक ट्रेड बन रही है यहाँ पर। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन F&O में कैसा रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। हालांकि रिलायंस की आपने टिप्पणी कर दी, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट अनुज आज रिलायंस वाकई एक इंडेक्स के लिए ड्राइविंग फोर्स रही, बट सिंस इट्स डूइंग वेल आप दोबारा इस पर कमेंट नहीं करेंगे। यस, ये एक ड्राइविंग फोर्स थी सुबह से ही। लॉरस लैब, आई मीन फार्मा में आज सुबह, और जिस प्रकार की कल की इसकी प्लेसमेंट थी अनुज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हालांकि एक मूव इंट्राडे में दे चुका है ऑलरेडी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट प्लेसमेंट, बट पुट राइटर्स, बट OI, ये तीनों चीज़, चार्टिकली प्लेसमेंट, OI फ्यूचर्स का और पुट राइटर्स, ये एग्रेसिव है। तो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव, और आप देखें सेंस बन रही है लॉरस लैब पे। प्लीज़ एक बार इसका OI रखिएगा डायरेक्टर साहब, तब इसको देखने में मज़ा आएगा थोड़ा सा। प्लीज़ लॉरस और इसके फ्यूचर्स के साथ OI देखिए, 2.64, लगभग 2.5 लाख शेयर यहाँ पे कम हो गए। हुआ क्या था लॉरस पे? लॉरस ने पिछले कुछ सेशंस साइडवेज स्लाइटली द नेगेटिव बायस बताए थे, लेकिन अब फाइनली वो ब्रेक थ्रू, तो लॉरस यहाँ अट्रैक्टिव लगता हुआ। फिर मैं रखूँगा, एक बार लेके आइए आप TVS मोटर्स को। बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक 3673 पर। अच्छा, TVS मोटर्स पे इस प्राइस का मतलब क्या है? अ स्लाइट रेंज ब्रेकआउट, अ रेक्टेंगल ब्रेकआउट, और पॉसिबिलिटी अगर आप देखें तो 8 रुपये ऊपर इसके ऑल टाइम हाई को ग्रैब करने की है। 3/4% OI बिल्डअप हुआ, स्ट्रांगली प्लेस्ड, और 50 डेमा से रिवर्सल देखा था हमने इसमें लास्ट वीक ऑफ नवंबर में, तो ये बहुत स्ट्रांग है। और ये दो थे स्ट्रांग, आई मीन TVS मोटर्स और लॉरस। तीसरा मैं लूंगा रिवर्सल कैंडिडेट, फोर्टिस हेल्थकेयर। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम पोस्ट 29 अक्टूबर इस स्टॉक ने 10 डेमा को पार किया। 10 डेमा को पार किया आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 15 से 12 सेशन 200 डेमा के ऊपर टिकने के बाद विद अ पॉजिटिव बायस, और आज वो एग्रेशन बायस में विजिबल है। 2.13% का OI बिल्डअप, तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट ऑफ फोर्टिस का। बट याद रखिएगा, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक रिवर्सल मापदंड वाला स्टॉक है। अनुज, न जाने क्यों आज इस श्रीराम फाइनेंस वाली डील के इर्द गिर्द ही बात करने का मन कर रहा है। हाँ, रेस्ट ऑफ NBFCs के लिए, फाइनेंस स्पेस के लिए। और इस बार अनुज वाकई ऐसा था कि अमूमन इस स्पेस में हम देखते थे कि B2 का जलवा होता था, बट इस बार श्रीराम फाइनेंस को देखिए आप देखिए L&T फाइनेंस को, ये इस NBFC स्पेस को एज ए इन्वेस्टर कितना अट्रैक्टिव बना रही है ये डील। अनुज, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से जो हुआ है ना इस मार्केट में, डील कहाँ हुई है? डील हुई RBL बैंक में। हालांकि वो बैंक है, लेकिन वो क्वासा ही उसको NBFC का दर्जा इसलिए दिया जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। डील हुई आपकी इसमें श्रीराम फाइनेंस में, डील हुई आपकी मन्नापुरम फाइनेंस में, डील हुई आपकी इवन सम्मान कैपिटल में, चाहे भले ही सम्मान कैसा भी स्टॉक रहा हो, लेकिन डील वहाँ पर हुई। सब में एक चीज़ जो कांस्टेंट थी वो ये थी कि ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं ये कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मर्स रहे थे, और जिन पर प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई थी, और उस लेवल पर आ गई थी जहाँ पर आपको एक सेंस बन रही थी कि अगर इकोनॉमी में हल्का सा भी रिवाइवल आ गया तो सबसे ज़्यादा यही चलेंगे, और वही आई थिंक हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस ये दिखा रहा है। इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, सुबह भी हमारी ये बात हो रही थी, कल परसों भी ये बात हो रही थी हमारी, जब नया RBI में जब भी कोई डिस्पेंसेशन चेंज होता है, जब भी कोई रेगुलेटर चेंज होता है, तो उस सेक्टर पर कई बार पॉलिसी चेंजेस आती हैं। नए RBI गवर्नर का स्टांस बहुत क्लियर रहा है, और अगर आप देखें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और RBI दोनों की तरफ से एक हामी रही है कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर में, अब तक हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो US से आती थी। जितनी भी बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी होती थी, जितने भी बड़े स्ट्रैटेजिक प्लेयर होते थे, वो सब US से आते थे। अब वो जो ट्रेड डील का पेज कहीं ना कहीं फंसा है, अब हमने अपने दरवाजे खोले हैं, और कहीं ना कहीं आप देखें एमिरेट्स NBD की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट आई RBL बैंक में, यहाँ पे MUFG की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट आई श्रीराम फाइनेंस में, और एक सेंस बन रही है कि आगे और 2-3 डील्स होंगी यहाँ पर
समान कैपिटल में डील हुई थी, IDFC फर्स्ट बैंक में डील हुई थी, येस बैंक में डील हुई थी, मैं येस बैंक का जिक्र करना भूल गया था, येस बैंक में बड़ी डील हुई थी, वो अप्रूवल था। अगेन वो भी उस कैटेगरी में था जो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक और ठीक ठाक प्राइस टू बुक वैल्यू पर अवेलेबल। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सेंस लिया है यहाँ पर कि ये जो स्पेस है बैंक्स और NBFCs, अच्छा बैंक्स और NBFCs, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इस साल के शुरू में ऑलमोस्ट कंसेंसस बुलिशनेस थी कि बैंक्स और NBFCs आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पिछला साल खराब था और वो हुआ भी है। इस साल अगर आप देखें बैंक्स और NBFCs ने छप्पर फाड़ के पैसा बनाया है वीरू। ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें 40, 50, 60% भागे हैं इस साल में, तो पैसा वहाँ बना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मेरे एक प्रश्न हुआ यहाँ पे अनुज, यानी बतौर रिसर्च एनालिस्ट या बतौर एनालिस्ट या फिर बतौर इन्वेस्टर भी है, अब आपको लोकेट ये करना है कि इवन अगर पी थोड़ी कूल ऑफ भी हो चुकी है, पी कम भी है, बट लुक फॉर ग्रोथ। अगर ग्रोथ है तो कोई ना कोई बाहर आएगा, इंस्टीट्यूशन लग रहा है 100% लुक फॉर ग्रोथ। और मेरा ये मानना है कि अगला जो बड़ा स्पेस है री रेटिंग का वो होगा माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस ने बहुत पेन झेली थी, मुझे लग रहा है कि अगली जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी ना, अगली 2-3 बड़ी इन्वेस्टमेंट स्प्री जो होंगी वो देश के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और डिटेल में बात होगी बैंक्स और NBFCs को लेकर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी कौन से स्टॉक्स रहे हैं आज? हाँ देखिए, घोड़े में सबसे ऊपर ऑब्वियसली श्रीराम फाइनेंस ही है, वो आज का बिग स्टॉक और निफ्टी का टॉप गेनर, और शानदार डील के बाद शेयर में तेज़ी आई है। अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने श्रेया इसको, आज 3-4 दिन से इसकी बात कर रहे हैं। और अच्छा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बाकी सबके पास नहीं थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, 3-4 बार रिपोर्ट हो चुकी थी कि ये ऐसी डील होगी, और बस कॉन्सेप्ट ये था कि प्राइमरी डील होगी या नहीं होगी, पूरा पैसा कंपनी में आएगा या नहीं आएगा। वो जैसी कंफर्मेशन मिला उसके बाद बस स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा। टाटा एलेक्सी F&O का टॉप गेनर है। आज सुबह 10 बजे के शो में CNBC आवाज़ पर ट्रेड गया था टाटा एलेक्सी का, हमने डिस्कस किया था। आई थिंक जब मैं आपको हैंडओवर कर रहा था उससे जस्ट पहले की बात है ये, वहाँ पर एक अच्छा मूव आया था। ग्रो एक और स्टॉक है जो आज रफ्तार के घोड़ों में शामिल है। इसमें जेफरीज की रिपोर्ट के बाद एक बड़ी खरीदारी आई। जेफरीज ने आज इसमें एक इनिशिएट कवरेज किया आई थिंक, और काफ़ी बड़े टारगेट हैं यहाँ पर, उस वजह से। ओला में अपर सर्किट लगाया आज। ओला में अपर सर्किट टेक्निकल रीजन से लगाए क्योंकि होपफुली अब प्रमोटर और नहीं बेच रहे हैं। वो जो 1 टाइम ट्रांच थी 3 ट्रांचेस में पूरी हो गई, तो अब होपफुली वहाँ पर और बिकवाली शायद नहीं आएगी इस वजह से। और फिसड्डी स्टॉक्स में सिर्फ एक ही स्टॉक है, नुआमा। कल कैपिटल मार्केट थीम अच्छी चली थी, शानदार चली थी, लेकिन आज जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई ना, उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल मार्केट ने थोड़ा प्री मैच्योरली ज़्यादा सेलिब्रेट कर दिया था शायद, तो उस वजह से आज यहाँ पर थोड़ी सी आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो हमने रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स दिखा दिए आपको, कहाँ पर अच्छे एक्शंस और कहाँ पर थोड़ा बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कौन से काउंटर्स में अच्छी खरीदारी होती हुई आज के सेशन में नजर आए, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो स्टॉक्स हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं वही सारे स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस आपको टॉप गेनर्स में दिखेगा शुमार। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊँ, श्रीराम फाइनेंस, उसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर पर अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, उसका एक फ़ायदा होता हुआ नजर आया। पूरा डिफेंस पैक भागा तो BEL दौड़ गया 2% ज़्यादा, और जियो फाइनेंशियल भी लगभग 1.5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। इसके अलावा टाटा एलेक्सी ये शानदार मूव कर रहा है। KPIT टेक, पॉलीकैब और NBCC में भी अच्छे मूव्स 4% की तेज़ी के साथ दोनों काउंटर्स आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बैकफुट पर देखिए, IT स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स चले हैं तो कुछ गिरे भी हैं। HCL टेक उसमें से एक 1.5% के करीब मुनाफा वसूली। मेटल पैक में भी थोड़ी आज नरमी है, तो इंडेल्को और JSW स्टील आपको बैकफुट पर नजर आएंगे, हालांकि मामूली गिरावट इन दोनों काउंटर्स में। और डॉक्टर रेड्डी फार्मा स्पेस से थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 1%। ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे स्टॉक्स गिरे हैं। वोल्टास में काफ़ी ब्रोकरेज डिवाइडेड थे, उसका एक डेंट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया। ब्लू स्टार 4% से ज़्यादा टूट गया। चोला इन्वेस्ट 3% और नवामा वेल्थ में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही फिलहाल। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी डील को डिस्कस करते हैं। श्रीराम फाइनेंस की ग्रुप की डील को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अरुण दुग्गल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस डील को, और जिस प्राइस पर ये डील हुई आपका क्या व्यू होगा? क्या स्ट्रक्चरली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर माना जाए इससे आगे जाते हुए? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आज बुलाने के लिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं रिटायर्ड हूँ
मैं पहले श्री राम ग्रुप में चेयरमैन था श्री राम फाइनेंस का, बट एज ए वेल विशर एंड फॉर्मर एसोसिएट ऑफ द ग्रुप, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर त्यागराजन, ही हैज ऑल उन्होंने हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स में बिलीव किया है, और हमारी पार्टनरशिप विद सनलैम्प ऑफ साउथ अफ्रीका है, और अब ये नई पार्टनरशिप जो जापानीज के साथ है, एमईएफजी के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी डेवलपमेंट है। इससे ग्रुप को और कैपिटल मिलेगी, उसको ग्रोथ का और अवसर मिलेगा, और हमारे जो छोटे कस्टमर्स हैं जैसे ट्रक ओनर्स, दूसरी हाउस होल्ड्स वगैरह, उनको सर्व करने के लिए हमारे पास श्री राम ग्रुप के पास ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी। कि बिल्कुल। तो अरुण जी, इन दैट केस कंपनी को सिंस ये ग्रोथ कैपिटल मिल रही है, आपके हिसाब से आगे जाते हुए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है, और क्या यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल ऑफ री रेटिंग देख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो कंपनी डिलीवर कर सकती है यहाँ से? जैसे आप जानते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो अच्छी चल रही है, उनको हमेशा एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत तो रहती है, और रफली मेरे विचार से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उससे 2.5% ज़्यादा ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की रहती है, और इसके लिए उनको कैपिटल चाहिए। तो ये जो एडिशनल कैपिटल श्री राम ग्रुप को फाइनेंस को मिल रही है, इससे ग्रुप की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और भी बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, ये एमयूएफजी के 2 मेंबर्स भी बोर्ड में आ रहे हैं, आगे जाकर क्या एमयूएफजी और बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक भी ले सकता है कंपनी में आगे जाते हुए? इसके बारे में तो मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा, बट ये बहुत अच्छा ग्रुप है। इनकी पार्टनरशिप श्री राम ग्रुप के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हमारे जो पुराने पार्टनर हैं सनलैम्प, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बोर्ड श्री राम ग्रुप के बोर्ड में रहे हैं, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है, और मेरे विचार से ये और भी अच्छी रिलेशनशिप होगी। मैं सर आपसे एक पूछना चाहूँगा, आपका अनुभव रहा है इस कंपनी के साथ काम करने का, और एक और चीज़, जब भी कोई डील हुई होगी आप उसमें भाग भी होंगे सर, ये जो जैपनीज़ कैपिटल होती है, जब किसी को टारगेट करती है, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी कार्यशैली, ये सस्टेन करते हैं कंपनियों के साथ उनके ग्रोथ प्लान में, ये कैपिटल होती कैसी है? मतलब जापान से जो स्पेशली आती है, इनकी कार्यप्रणाली और उनकी कार्यशैली होती है, वो कैसी होती है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पर? मैं आपका सवाल ठीक से समझा नहीं। मैं एग्जैक्टली श्री राम ग्रुप तो लिस्टेड कंपनी है बहुत साल से। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब भी आप कोई जैपनीज पार्टनर, आपका अनुभव क्या कहता है जब राइड करेगा आपके साथ या फिर इस कंपनी के साथ, दे विल पार्टिसिपेट विद कंपनी इन देयर फ्यूचर प्लान्स? मतलब क्या लंबे समय तक रहेंगे वो इनके साथ? हाँ, जापानीज बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं। मैं तो खुद टोक्यो में 3 साल रह चुका हूँ, और इन सब कंपनीज के साथ बिजनेस कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स होते हैं। इनको शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स में कुछ घबराहट नहीं होती, और ये तो बड़ी लंबी रिलेशनशिप के हिसाब से चलते हैं। तो श्री राम ग्रुप और इनकी रिलेशनशिप भी मैं सोचता हूँ कि बहुत अरसे तक चलेगी। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण जी, और अपना समय देने के लिए। चलिए इसी डील पर रहते हैं, और हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्डा, और मेरे एसेट शेर खान के बीएफएसआई रिसर्च एनालिस्ट समीर सावंत दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है शो में। गुड आफ्टरनून। समीर, पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, कैसे देखा आपने इस डील को, और क्या ये यहाँ से एक री रेटिंग ट्रिगर है या सब कुछ अब भाव में है यहाँ पर? देखिए, डील तो काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 40,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कैपिटल इन्फ्यूजन होगा,
सो जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अराउंड 12% का आपको सीआरआर जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो जंप दिखेगा। तो ये कैपिटल आपको विदाउट फर्दर डाइल्यूशन इन इक्विटी काफ़ी लॉन्ग रन के लिए लोन ग्रोथ जो है वो अच्छे एक लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं विदाउट रेजिंग फर्दर कैपिटल। सो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है उस हिसाब से। सेकेंडली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है सॉरी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो अराउंड 50 टू 70 बेसिस पॉइंट्स फॉल हो सकता है इस कंपनी के लिए। तो वो डायरेक्टली आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा विच अल्टीमेटली आपके रिटर्न रेशियोज है उसको पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करेगा। गुरमीत, गुड आफ्टरनून और वेलकम टू मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुना आप मुंबई में हैं। ये 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर श्रीराम फाइनेंस इस डील के बाद क्या अभी भी अट्रैक्टिव है, और क्या आपकी यहाँ पर इस लेवल पर बाय की सलाह होगी? अनुज, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और ये अब तक का अगर आप सारी डील्स ऐड करें सेक्टर में जो हुई हैं, चाहे आरबीएल है, फेडरल बैंक है, सम्मान कैपिटल है, यस बैंक है, आज श्रीराम है, $10 बिलियन के ऊपर इन्फ्यूजन हुआ है। तो ये एक रिफ्लेक्ट करता है कि फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। और जब एफडीआई आता है इतना बड़ा, तो आपको 2 चीजें बता रहा है। एक, कॉस्ट ऑफ फंड जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है पूरी इकोनॉमी की कम होने वाली है। इंडिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। मैंने कई बार आपसे बोला, शायद आज जो हम जो 6.5 पे गवर्नमेंट बोरो करती है, शायद साल 1.5 साल में आपको ये 5, 5.25 ऐसे दिखेगा। और एक इकोनॉमिक ग्रोथ अपटिक हो रहा है जिसमें सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो एक तो री रेटिंग होनी चाहिए स्टॉक की, क्रेडिट अपग्रेड भी आने का अच्छा खासा चांस है। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो अभी उनकी 8.7 8.8 है, और लास्ट क्वार्टर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड है वो करीबन 8.1 है। तो उस पे काफी बड़ा रिलीफ मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली हेल्प करेगा। दूसरा, इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है। लिक्विडिटी ऑलरेडी सरप्लस थी, इनफैक्ट एक्सेस लिक्विडिटी का इशू था श्रीराम में, और वो उन्होंने पिछले क्वार्टर यूज किया, इससे नतीजे अच्छे आए। नेटवर्क कंपनी का बढ़ जाएगा काफी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म री रेटिंग है, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है बाकी बड़े प्लेयर्स पे जो टियर 1 एनबीएफसी हैं, बजाज है, चोला है, पूना वाला है, जहां भी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, ट्रिपल ए रेटिंग है। तो रेटिंग अपग्रेड लगता है मुझे, री रेटिंग भी होना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है लार्ज प्लेयर्स को एडवांटेज मिलेगा स्मॉलर एनबीएफसीज में, चाहे वो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है, व्हीकल फाइनेंस में ऑलरेडी ये बहुत स्ट्रांग है, एमएसएमई है। और ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन भी ट्रिगर कर सकता है। बहुत सारी छोटी एनबीएफसी जो प्राइस जिनका कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है, वहां पे भी आपको कुछ एक्टिविटीज एमएनए साइड पे देखने को मिल सकती है। तो बहुत पॉजिटिव है। तो नियर टर्म में शायद जो अच्छी न्यूज शायद काफी हद तक प्राइस पे, इसलिए आज रिएक्शन भी आपको 3-4% ही दिखेगा। बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे टियर 1 एनबीएफसी स्पेस के लिए। ओके, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये लग रहा है गुरमीत, जो स्टॉक पे वैसा रिएक्शन भी। लेकिन मेरा सवाल, जैसे कि आपने पीयर्स का भी मेंशन किए, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो ये पीयर्स से कैसा लग रहा है अभी श्रीराम फाइनेंस आपको? देखिए, रिलेटिवली थोड़ा सा चीपर होगा अगर आप बजाज फाइनेंस या चोला से कंपेयर करेंगे, बट वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी फर्क है। इनका व्हीकल लोन पोर्टफोलियो बड़ा है, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बड़ा है, बजाज अनसिक्योर्ड बुक बड़ा है। तो ऑब्वियसली लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। श्रीराम ओवरऑल जो इकोसिस्टम में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट में अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम स्टिच करी है, नए सीईओ आए हैं, वहां पे भी फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसा मार्की इन्वेस्टर आता है तो आप ओवरऑल एक्सपैंड करते हैं डिफरेंट वर्टिकल्स में और अपनी स्ट्रेंथ को लेवरेज करते हैं, जो कुछ हद तक जियो फाइनेंस भी कर रहा है। अब देखिए, मल्टीपल बिजनेसेस इंक्यूबेट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रीजनेबल है, और रीजनेबल नहीं बोलूंगा मतलब मिड लेवल पे है, बट ये लॉन्ग टर्म री रेटिंग करेगा स्टॉक की, क्रेडिट वाइज भी, कॉस्ट ऑफ फंड्स वाइज भी, और री रेटिंग वाइज भी, और पॉजिटिव स्पिल ओवर देगा। तो जो हमने बाकी एनबीएफसीज में देखा, जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग गिरी, कैसा आपको एडवांटेज मिला, आई थिंक वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखिए इनके जो गाइडेंस थी इन्होंने पिछले क्वार्टर में, इनका क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कंट्रोल्ड है, 2% से नीचे है। स्टेज 3 एसेट्स पे डिस्क्लोजर बहुत अच्छे हैं, वो पूरा डिस्क्लोज करते हैं कहाँ स्ट्रेस है, किस किस पोर्टफोलियो में कितना स्ट्रेस है। तो बैंकिंग फाइनेंस में डिस्क्लोजर नॉर्म स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आधा मल्टीपल आपको गवर्नेंस और अच्छी क्रेडिट अंडरराइटिंग, रिस्क अंडरराइटिंग का मिलता है। ओके, समीर आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये जो बैक टू बैक डील्स हो रही हैं भारतीय फाइनेंशियल स्पेस में, चाहे वो टियर 2 बैंक्स हों या एनबीएफसीज हों, ये क्या कह रहे हैं आपको? क्योंकि काफ़ी पेन रही है इस सेक्टर में, लेकिन कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि
अंडर द न्यू लीडरशिप और न्यू आरबीआई गवर्नर कुछ चीज़ें बदली हैं, या फिर ओवरऑल जिस तरीके की री रेटिंग स्पेस में हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें देखेंगे तो काफ़ी डील जैसे येस बैंक और आरबीएल में भी इन्वेस्टमेंट्स हुई है फॉरेन कंपनीज की। तो ये दर्शाता है कि ओवरऑल मैक्रो फंडामेंटल्स जो इकोनॉमी के है और बैंकिंग की ओवरऑल बैलेंस शीट जो है, वो काफ़ी मजबूत है। तो अगर आप क्लीन अप ओवरऑल एसेट क्वालिटी का देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेगमेंट्स में ऑलमोस्ट क्लीन अप हो चुका है। और अगर मैनेजमेंट कमेंट्रीज़ आप रिसेंट सुने तो उन्होंने ये जो अनसिक्योर्ड में फिलहाल रिसेंटली जो थोड़ा इश्यू आया था, तो उसमें से भी काफ़ी जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन है, उसमें भी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट पीक आउट आ रही है एसेट क्वालिटी में। सो गोइंग अहेड आप देखेंगे तो मेजर एसेट क्वालिटी चैलेंजेस ज़्यादा है नहीं, बारिंग लेट्स से स्मॉल माइक्रो फाइनेंस, बट दैट वुड बी डन बाय लेट्स से 1 और 2 क्वार्टर्स वी एक्सपेक्ट। सो एसेट क्वालिटी मेजर चैलेंजेस है नहीं। और अगर आप देखेंगे रिसेंट जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे बैंकिंग के लिए काफ़ी सारे एम&ए एक्टिविटीज़ के लिए ओपन अप किया है। फिर लेंडर कैप रिमूव किया है अराउंड 10,000 करोड़ का जो है। तो उसके बाद सीआरआर कट किया है, अभी रेपो रेट कट किया, फिर ओएमओ, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नर ने, जो बैंक्स के लिए लिक्विडिटी ऑब्वियसली इंश्योर करेंगे और ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी ओवरऑल हेल्दी प्रोस्पेक्ट्स लेके आएंगे। और मैक्रो फंडामेंटल्स देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ वगैरह भी, इन्फ्लेशन भी काफी हद तक टारगेट के नीचे ही है, तो इन्फ्लेशन बिनाइन है। सो ओवरऑल माइक्रो फंडामेंटल ग्रोथ भी अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखेंगे, एक्सपेक्टेड रिवीजन जो अपवर्ड हुआ है, तो वो एक दर्शाता है कि बैंकिंग क्रेडिट भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उससे प्रोपोर्शनेटली लिंक्ड है, तो वो आगे चल के आई थिंक इम्प्रूव होगा। सो ये ओवरऑल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देख के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। और ऑब्वियसली ये श्रीराम के लिए भी बहुत पॉजिटिव है जो इन्वेस्टमेंट है। और वैल्यूएशन का अगर मैं एक बात कहूँ तो श्रीराम अराउंड 2.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो उसके लेट्स से कंपैरेबल पीयर्स है लाइक चोला है जो अराउंड 3.9, सुंदरम अराउंड 3.9 एंड लेट्स से एमएनएम थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप रिटर्न रेशियोज अगर इस कंपनी के देखें अराउंड 3.5, तो काफी स्ट्रांग है। सो जो वैल्यूएशन का गैप है कंपैरेबल पीयर्स में, वो काफी है। और ये इक्विटी अब जब आएगी और ऑब्वियसली जापानीज पार्टनर आएंगे, तो बोरोइंग कॉस्ट अगर ऑब्वियसली फर्दर बोरोइंग कॉस्ट भी अगर और रिड्यूस होगी, तो ये वैल्यूएशन गैप है जो रिड्यूस होगा और ऑब्वियसली ये ओवरऑल स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब यतिन के पास, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस डील के बाकी काउंटर्स क्या हैं। बाय द वे, न्यूज़ आ रही है ब्लूमबर्ग पर कि MUFG इज़ ओपन टू इंक्रीज स्टेक, मतलब यहाँ पर ही ना रुकें, शायद वो और स्टेक भी लें। उस लाइन को डालिएगा प्लीज़, बड़ी लाइन है वो। यतिन, एक बार पूरी खबर वापस रिविजिट करें। बिल्कुल। और भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में जापान का सबसे बड़ा FDI 40,000 करोड़ रुपए श्रीराम फाइनेंस में MUFG ग्रुप पैसा लगाएंगे। अगर हम बात करें तो क्लियरली ये एक मेगा डील है, जहां MUFG लगभग 20% हिस्सेदारी 39,600 करोड़ में खरीदेंगे। और इसी के साथ जो MUFG ग्रुप है, ये अपने 2 नॉमिनी डायरेक्टर रखेगा श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड पे। डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 840-41 रुपए के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहां अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन की बात करें तो करीब डाइल्यूशन के बाद 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे श्रीराम फाइनेंस अभी ट्रेड करता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक नीड्स जो हैं श्रीराम फाइनेंस की, वो पूरी करती हुई ये डील नज़र पड़ेगी आपको, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स और MSME फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है। और ये 40,000 करोड़ रुपए जो फ्रेश कैपिटल है, इससे क्लियरली लोन बुक को, नेटवर्थ को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस की जो क्रेडिट रेटिंग है, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरेंगे। पास्ट में भी हमने देखा है कि जहां भी इस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है NBFC स्पेस में या फाइनेंशियल स्पेस में, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक कैपिटल काम आता है क्रेडिट रेटिंग और ओवरऑल बिजनेस को इंप्रूव करने में। अगर हम NBFC स्टॉक्स की बात करें जो व्हीकल फाइनेंसिंग में है, इसमें सबसे सस्ता आपको इस स्केल पे श्रीराम फाइनेंस का शेयर ही दिखाई देगा। करीब 2.25 टाइम प्राइस टू बुक है फॉरवर्ड बेसिस पे।
चोला का शेयर लगभग 5 टाइम प्राइस टू बुक है और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस प्योर प्ले व्हीकल फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन वो भी शेयर लगभग 2 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड होता है। और अगर हम दूसरे एनबीएफसीज की बात करें जहां नया कैपिटल आया है या अभी रिसेंट लिस्टिंग हुई, जैसे कि टाटा कैपिटल है, पूनावाला फाइनेंस है, ये 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करते हैं। और जो सेक्टर का लीडर है बजाज फाइनेंस, ये 6 टाइम लगभग फॉरवर्ड बेसिस पे प्राइस टू बुक ट्रेड करता है। और यही नहीं, अगर हम रीसेंट ट्रांजैक्शंस भी देखें, चाहे वो आईडीएफसी बैंक का हो जहां वॉबक पिंकस ने हिस्सेदारी खरीदी, या अगर हम बात करें रिसेंटली मन्नापुरम में प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने जो हिस्सा खरीदा, कहीं ना कहीं इससे हमने एक री रेटिंग ही देखी है। आरबीएल बैंक की बात करें तो एमिरेट्स एनडीबी ने शेयर्स खरीदे, येस बैंक में सुमितोमो मित्सुई बैंक ने 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसका आंकड़ा इसी साल लगभग $10 बिलियन के पार चला गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एट्रीब्यूटेबल है श्रीराम फाइनेंस और एमयूएफजी डील, जो कि सबसे बड़ा निवेश अभी तक का दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ा निवेश अब तक का, और 40,000 करोड़, 40,000 करोड़, मतलब एक्सेल में भी शायद एक बार के लिए आप डालेंगे तो थोड़ा सा पूरा डालने में दिक्कत आएगी यहाँ पर, इस लेवल का पैसा। शुक्रिया यतिन। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अब ये स्टॉक में ना इवेंचुअली आपको देखना रिस्क रिवॉर्ड क्या है। 2 टाइम्स प्राइस टू बुक एक कंपनी 840 रुपये पर 40,000 करोड़ डाल रही है, और यहाँ पर आप 2 लोन लेने से डरेंगे क्या? अब वो क्या है कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपके फेवर में है, क्योंकि देखिए अब एमयूएफजी कह रहा है कि वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपके फेवर में है, और जिन्होंने मिस कर दिया वो शायद आपको मना करेंगे कि नहीं, अब इस लेवल पर आपका पैसा नहीं बनेगा। मैं एक सिंपल चीज़ कह रहा हूँ आपको, यहाँ से खोने को क्या है और यहाँ से पाने को क्या है। यहाँ से खोने को आपको 60 रुपये, अभी 900 रुपये पर है, अगर वो मेरे एडिटर स्टेक बन गया तो चलाइएगा प्लीज़। 900 रुपये पर है, 840 रुपये के करीब की आपकी डाउन साइड है। अपसाइड कहाँ तक की है? मेरे ख्याल से 1100 से 1200 तक का भी यहाँ पर आप एक मूव देख सकते हैं, और 1100 से 1200 तक का मूव जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो भी मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मुझे लग रहा है कि और भी री रेटिंग यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन इसको ना, एक तो बेचने की जल्दबाजी मत करें, इसको शॉर्ट करने की भूल बिल्कुल मत करें यहाँ पर, और ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए, वो ग्राफिक्स रेडी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, उसके बाद इसको रिविजिट कर लेंगे। हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर, बताइए क्या रहेगी इस समय की आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। आज मैंने चुना है स्टॉक, वो है BEL। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, लेकिन बॉटमिंग आउट जगह यहीं पर है, करीब 1 हफ्ते 10 दिन से यहीं पर बॉटम बन रहा है। ट्रेड कर रहा है 391.80 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 386 का, 87 का, और मेरे ख्याल से टारगेट 400 के है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है BL, तो आई थिंक इट्स गुड BL। BL 392 पर प्रकाश सर की बाय कॉल, 8 रुपये पर ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, जितने भी वीक स्पेस थे, कल से हो रहा है ये, सब में बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। इनफैक्ट जब मैं मंडे को शायद जब पल्स रखूंगा तो आपको इसको फिर से बताऊंगा, सब में अच्छी शॉर्ट कवरिंग। फोर्टिस का जिक्र किया था, शॉर्ट कवरिंग। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। मॉर्निंग में मैंने KEI के बारे में बात की थी, लेकिन पॉलीकैब में भी इनवर्स रन शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 10 और 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है स्टॉक ने। तो अब पॉलीकैब का 7400 का कॉल ऑप्शन, 7400 वाला कॉल ऑप्शन 125 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 74 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 225 रुपए के टारगेट के लिए। पॉलीकैब हो गई मानस जी की पिक यहाँ पर। राजेश सातपुते जी, बताइए आपका अभी का कॉल क्या होगा? शायद देखिए, मेरी जो नजर है वो है PG इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा था बिलो इट्स इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज, आज पहली बार ये 580 का लेवल दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। श्रेया 600 के आसपास का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 572 का, PG इलेक्ट्रॉनिक्स। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। राजेश जी, चलिए, तो ये आपकी एक ट्रेड हो गई। अब चला जाए अरुण जी। गुड आफ्टरनून, बताइए अरुण जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अरुण सर। मुझे लग रहा है ऑटो इंसिलरीज में मोमेंटम है, तो भारत फोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। स्टॉप लॉस 1418 के आसपास का रहेगा, तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। 1484 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आ सकते हैं।
तो भारत फोर्ज लेके जा सकते हैं। 1 से 2 दिन में मुझे लग रहा है एक मैसिव मोमेंटम स्टॉक में आना चाहिए। ओके, भारत फौज 4032। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा पेटीएम पर। पेटीएम में एक कंसोलिडेशन हो रहा था कुछ समय से, वो ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 के ऊपर इस समय चल रहा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1290 पे और टारगेट होगा 1400। पेटीएम में खरीदारी कराई सोमल जी की तरफ से डेज हाई पर काउंटर। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। सो एक मीन रिवर्जन ट्रेड के लिए मुझे लगता है डिफरेंस से बीडीएल इज लुकिंग गुड। एज ऑफ नाउ 1360 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। दिस में अप्रोच टू इट्स 10 on 20 EMA। तो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1385 1410 के लिए आप बीडीएल पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1348 का। ओके, चलिए 1348 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अब एक काम करते हैं, राजेश अग्रवाल जी को जोड़ लेते हैं शो में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए, आपके पे क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, श्रेया और बाकी भी जो फैन मित्रगण है, सबको नमस्कार। आज अगर आप देखें तो श्रीराम के डील के बाद जो भी मोमेंटम बना हुआ है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल, इसमें ही बना हुआ है। तो इसी थीम से जुड़ी हुई एक स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, बंधन बैंक के साथ। अगर आप देखो तो आज की डेट में 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 1754 ब्रांचेस, 438 ATM। दूसरे तिमाही के नतीजे रेवेन्यू अच्छे आने के बावजूद थोड़े दबाव में थे क्योंकि मार्जिन्स वगैरह में प्रेशर था। डिपॉजिट्स 11% बढ़े थे, कासा रेशियो अच्छा बढ़ा था और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से बेहतर आएंगे और करीब करीब 165 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। और जो नंबर्स बेहतर आएंगे उससे हमें लगता है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न इक्विटी, वहाँ सब जगह इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो भी अभी अच्छा खासा बफर दिखा रहा है क्योंकि 18.6 पे है, जो कि बहुत अच्छा बफर दिखा रहा है। तो वैल्यूएशन, सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट लेवल पे आ गए। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 165 के टारगेट रहेंगे, 6 से 9 महीने की समय अवधि रहेगी। ओके, चलिए। अच्छा, एक व्यू में श्रीराम फाइनेंस पर भी लूँगा। जो पॉइंट मैं रेज कर रहा था श्रेया, अब देखिए क्या है, अब ये स्टॉक है 901 रुपये पर। अगेन एक सवाल जो आपको अपने आप को पूछना है, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ से खोने को कितना और पाने को कितना, है ना। कोई भी आप स्टॉक लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है यहाँ पर। अब देखिए, एक 40,000 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और कह रही है मैं ओपन हूँ और इन्वेस्ट करने के लिए। 2 बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं और आगे जाकर शायद और भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा आपको वर्डिक्ट नहीं मिलेगा। क्या होता है ना, हम कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कितना चल चुका है स्टॉक। फॉर एग्जांपल, इसका अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक आपको लगेगा कि 1 महीने में स्टॉक काफ़ी चल चुका है। मैं बात मानता हूँ कि 1 महीने में स्टॉक चल चुका है 10%, लेकिन क्या ये पहला इंस्टेंस है कि 1 महीने में स्टॉक 10% चला है? और क्या एक रूल है कि जो स्टॉक 10% चल चुका है वो अगर री रेटिंग की न्यूज़ आए तो दोबारा ना चले? 3 महीने में 42% चला है, पहले नहीं चले हैं क्या स्टॉक का? देखिए, जिन्होंने मिस किया, जिन्होंने ये मूव मिस किया, वो आपको कहेंगे कि नहीं अब यहाँ से और शायद नहीं चलेगा। यही लोग आपको 950 पर कहेंगे कि ये बाय कर लीजिए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जिन्होंने ये मिस किया है वो 950 पे आपको कहेंगे कि अब यहाँ से ये भागेगा। अब ये शेयर क्योंकि री रेटिंग का कैंडिडेट है, 1100-1200 से पहले इसके बारे में आप सोचिएगा भी मत। अगेन, अगर वो जिस प्राइस पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके नीचे जाएगा तो फिर वो आपका स्टॉप लगेगा, वो आपको रिस्क लेना होगा। लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा इसमें अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये चीज़ मान के चलिए। बहुत ये ज़बरदस्त री रेटिंग वाली न्यूज़ है। राजेश अग्रवाल जी, क्या व्यू रहेगा इस पर, श्रीराम फाइनेंस पर? देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ है और आपने जो कहा ना अभी कि इसे बेचने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसी को अगर ऐसा लगता हो कि अब ये नहीं चलेगा, बहुत चल गया है, नई खरीदारी ना करें, लेकिन जिनके पास है वो ना बेचें, बने रहें। आप देखो 40,000 करोड़ जो लगभग 39,600 करोड़ जो कंपनी में आएंगे, वो न केवल बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे बल्कि ग्रोथ कैपिटल भी देंगे और जो लेंडिंग की सपोर्ट है वो अक्रॉस सेगमेंट आएगी, फिर वो चाहे ट्रक की लेंडिंग हो या एमएसएमई की हो। आज की डेट में यूएम अगर आप देखो तो 2.81 ट्रिलियन का है, 3200 के ऊपर ब्रांचेस हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये जो कैपिटल आएगी, नए निवेशक आएंगे और उनकी स्ट्रेटेजीज आएगी,
तो एक अच्छी ग्रोथ आएगी बैंक में या फाइनेंस इस कंपनी में। तो आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ी कंसोलिडेट करें इन लेवल्स पे, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न, ये है राजेश जी के वर्ड्स। चलिए अभी काम करते ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा हम इस श्रीराम की गुफ्तगू में एक अपना ब्रेक नहीं ले पाए थे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज की हमारी टॉप कैश कॉल्स की। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। निफ्टी उसी रेंज में 25,772 हाई ट्रैजेक्टरीज में उस 26,000 के कॉल राइटर्स के नज़दीक अभी तो टिका हुआ है। एंड सो एज निफ्टी बैंक 59,104। टॉप कैश कॉल का वक्त है। प्रकाश काबा, सौमिल जी और राजेश सतपुते जी एक एक करके ट्रेड्स देंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप कैश में? बिल्कुल, टायर क्षेत्र अच्छा लगता है, उसमें सीएट टायर्स अच्छा लगता है। 3920 पर सीएट टायर्स ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे करीब 3880 का, करीब 40 रुपए का स्टॉप लगाएं। मेरे ख्याल से ये 4000 पार कर लेगा सीएट टायर्स। 4000 तक के टारगेट देख रहे हैं वापस से सीएट में खरीदारी की राय है। सुमिल जी, आपका कैश कॉल? मेरा कैश कॉल होगा सीयूबी सिटी यूनियन बैंक पर। यहाँ पर कुछ समय से कंसोलिडेशन है। आवरली चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न बना है जो आज के दिन में ऊपर की तरफ टूटा है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है आज के दिन में। दैट इज अ ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 270 और टारगेट रहेगा 295 पर। ओके, सिटी यूनियन बैंक। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए दीपक नाइट्रेट पे मेरी नजर है। मुझे लगता है जिस तरह से रिवर्सल दिखा रहा है उन्हें डेली चार्ट, ये जाएगा करीबन पोजिशनली 1750, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1700 के टारगेट के लिए 1663 पे बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 1635 का। दीपक नाइट्राइट खरीदारी की राय। राजेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्विक सिंगल में टाटा एलेक्सी सुझाया था आपने आज सुबह, और क्या भागा ये स्टॉक? शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में टाटा एलेक्सी दिखाई। 8.5% की तेजी 5431 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। क्या टारगेट थे सर आपके? देखिए श्रेया, मेरे दोनों टारगेट आ गए यहाँ। 5350 और 5400 था। तो ये अभी जो हिट हो रहा है दिस इज 100 DMA, जो करीबन 5450 के आसपास है। तो अगर इंट्राडे स्विंग ट्रेडर है तो मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करे, लेकिन कोई अगर पोजिशनल रखना चाहे तो बात अलग है। 5300 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा डीप रखूंगा। मुझे लगता है 5650 ये इसका पोजिशनल टारगेट होगा, लेकिन उसके लिए प्रोबेबली एक आप कह सकते हैं हफ्ते भर का टाइम लगेगा। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, काउंटर अच्छा है, लेकिन किसी को बुक करना है तो दिस इज द लेवल 5450। ओके, 5456 अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहे हैं आप तो इन लेवल्स पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से और स्टॉक भाग सकता है। हफ्ते भर का टाइम होल्ड भी किया जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी टाटा एलेक्सी पर हमने डिस्कस कर ली। एक और स्टॉक लेकर आइए, ग्रो। और ग्रो भी आज काफ़ी ग्रो किया है ये पर्टिकुलर काउंटर, ये भी 9% अप आज के सेशन में। और दरअसल जेफरीज की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, ग्रो पर किसकी रिपोर्ट और क्या बातें हुई हैं? 100 रुपये का इसका इशू प्राइस था। इसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने पलट कर ही नहीं दिखा, एकाएक सिर्फ तेज़ी नजर आई है। अब आज की रिपोर्ट बड़ी खास है, आई है जेफरीज की तरफ से और इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। 180 रुपये का टारगेट दिया है, यानी इतनी तेज़ी के बाद अभी भी अपसाइड यहाँ पर बची हुई है। 180 के टारगेट्स हैं। और दरअसल ये बता रहे कि नए एंट्रेंस हैं, कंपेयर करके देखें इन्हें इनके पीयर्स के साथ तो FY21 में शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद से नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ट्रांजैक्शन, हर लिहाज से इनका साइज़ और स्केल सबसे बड़ा हो गया है। लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये बता रही है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बता रहे कि हो सकता है कि आपको FY28 तक जो EPS का CAGR है तकरीबन 35% का देखने को मिल सकता है। बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो इनका ब्रोकिंग बिजनेस है इसमें 19% की बढ़त देखने को मिल सकती है, और साथ में जो मार्केट शेयर के गेन्स हैं ये भी अपने आप में एक एडेड एडवांटेज की तरह काम आएंगे। जो नए सेगमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ये बहुत बज़वर्ड चल रहा है पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। वेल्थ मैनेजमेंट, इनमें भी स्केल अप काफ़ी बढ़िया है और बड़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। लो बेस के चलते जो ग्रोथ का आंकड़ा देखने को मिलेगा ज़बरदस्त होगा। ऑलमोस्ट 5x की जो ग्रोथ है ये यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इस नोट में देखें तो एक और ख़ास बात ये कही गई थी कि अगर आप
ग्रो का प्लेटफॉर्म देखें तो यूएस का जो रॉबिनहुड मार्केट्स है इससे काफ़ी मिलता जुलता है, मॉडल भी है और इनका जो यूज़र इंटरफेस है ये भी बड़ा सिमिलर है। और अगर आप रॉबिनहुड को देखें तो पिछले एक साल में 200% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसी मॉडल का रेप्लिकेशन ये बता रहे हैं। और इन सभी चलते आप देखें तो करीब करीब 700 बेसिस पॉइंट का जो है मार्जिन एक्सपेंशन भी इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है, तो बहुत अच्छे एस्टिमेट्स हैं, बढ़िया ग्रोथ के टारगेट्स हैं। इसके चलते जेफरीज यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 180 के टारगेट के लिए। ओके, 180 के टारगेट हैं यहाँ पर ग्रो में। शुक्रिया आशीष। राजेश अग्रवाल जी, 180 के टारगेट आपके भी हैं क्या? अनुज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जेफरीज रिपोर्ट एंड ऑल, मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। अगर आप देखो तो आज की डेट में जो अभी जो भाव चल रहे हैं मेरे हिसाब से 98 से 99 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है और पूरे बीएसई स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप 1,10,000 करोड़। तो मैं बीएसई लूंगा। खास कंपनी की बात की जाए, सही बात है, फिनटेक कंपनी है, रिटेल इन्वेस्टर्स को केटर करती है, डायरेक्ट टू कस्टमर का डिटेल इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप देखो 99% पिन कोड इन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता। वैल्यूएशन देखो दूसरे जो लिस्टेड पीयर्स है उससे बहुत ऊपर है, तो जो भी ग्रोथ की भी अगर बात हो रही है तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो इस वक्त मैं नई खरीदारी की कोई भी इसमें सलाह नहीं दे रहा। नई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे मानस जी से, अरुण जी से और सौमिल जी से। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए केपीआईटी पे मेरा ध्यान है। अगर आप केपीआईटी देखें तो स्टॉक ने एक दिन में ही अपने 10 and 20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो अब इसका केपीआईटी का ऑप्शन में आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। 1220 वाला कॉल ऑप्शन केपीआईटी का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 30 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 19 रुपए का लगाना है और टारगेट 50 रुपए के सेट करने हैं। ओके, केपीआईटी टेक यहाँ पर खरीदारी की राय। मानस जी का धमाकेदार पिक हो गया ये। अरुण कुमार मंत्री जी बताइए आपका पिक क्या होगा? श्रेया जी, एबी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। 350 के कॉल में थोड़ी राइटिंग देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं वो लेवल निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो 350 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5.5 के आसपास चल रहा है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। 8.2 से 8.5 तक के टारगेट्स रहेंगे, तो एबी कैपिटल के 350 के कॉल को लेकर चल सकते। ओके, एबी कैपिटल की 350 की कॉल। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा HPCL पर। HPCL का कॉल ऑप्शन लेंगे। 465 का स्ट्राइक प्राइस होगा। इसी मंथ का एक्सपायरी होगा 30 दिसंबर का। ये HPCL का कॉल मैंने ये वीक के स्टार्टिंग में भी दिया था। एक नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई है। आज के दिन में एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है ऑन द आवरली चार्ट्स। बहुत ही अच्छा सेटअप है। कॉल ऑप्शन चल रहा है 8.60 के आसपास और स्टॉप लॉस रखेंगे 4 रुपए पे और ऊपर में टारगेट होगा 15 रुपीज। ओके, चलिए तो ये समय आपके लिए एक ट्रेड हो गई HPCL पर। चलिए अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सेंसेक्स और फुटसी की आज रीबैलेंसिंग होगी। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो सेंसेक्स में शामिल होगा, वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बाहर होने जा रहा है। फुटसी इंडेक्स में भी बड़े बदलाव होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए किस पर नजर रखें, किन किन स्टॉक पर नजर रखें? बिल्कुल, तो अभी आखिर के आधे घंटे में बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो फोकस में रहेंगे और सेंसेक्स और FTSE दोनों की रीबैलेंसिंग आज आपको देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आज टाटा मोटर्स PV सेंसेक्स से बाहर होगा और इंडिगो का इंक्लूजन होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स ऑब्वियसली आज इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स के चलते फोकस में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो FTSE ऑल वर्ल्ड और ऑल कैप इंडेक्स है, यहाँ सीमेंस एनर्जी और HDB फाइनेंशियल ये दो कंपनियों का नाम शुमार है और दोनों ही कंपनीज आज ऐड होती हुई नजर पड़ेंगी। ABLB और एथर एनर्जी जैसे काउंटर्स भी आपको ऐड होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्लोज के बारे में जान लेते हैं। इंडिगो इनफ्लो दिखेगा आपको लगभग $30 करोड़ के आसपास का, यानी अगर हम ब्रॉडली पकड़े तो 2700 करोड़ का इनफ्लो है। टाटा मोटर्स PV से अगर आप देखें तो यहाँ लगभग अगर कैलकुलेट करें आप तो 1500-1600 करोड़ का आउटफ्लो संभव है। सीमेंस एनर्जी, HDB फाइनेंशियल, AB लाइफ स्टाइल और एथर एनर्जी, इन सभी कंपनियों में भी अच्छे खासे इन्फ्लोज की आज उम्मीद है। तो जो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं आज आपके रेडार पर रखिए। खास करके ये जो लिस्ट है ये आपको लास्ट आधे घंटे में प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आती हुई नजर पड़ेगी यहाँ। ओके, सारे काउंटर्स रहेंगे रेडार पर। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। और
कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहां पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। फिलहाल ऑटो स्पेस में अच्छी बाइंग हमने सुबह डिस्कस भी की थी, और ऑटो स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर। ऑटो एंसिलरी एक बार रखिए। भारत फोर्ज अभी पिक किया है अरुण कुमार मंत्री जी ने। मदरसन हम डिस्कस कर रहे थे सुबह सुबह, मैंने पूछा भी था मदरसन कैसा लग रहा है अभी। अरुण कुमार मंत्री जी आप ही देखें, ये काउंटर 3% अप है, ये ऑटो स्पेस में टॉप गेनर 120 के लेवल पर, क्या राय? शेयर क्लियर ब्रेकआउट है, 120 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। 117 का एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक 125 से 128 तक के लेवल्स इजीली आपको नेक्स्ट वीक में दिखाना चाहिए। मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ था मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से, पर स्टिल मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। 125 से 128 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मीनवाइल एक बार ज़रा आप लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स, एक बार देखिए ज़रा मिड कैप इंडेक्स को, और 60,162 पर शानदार तेज़ी आई है पिछले कुछ मिनटों में। और एडवांस डिक्लाइन का एक बार गैप देखते हैं, वो गैप फिर बढ़ता हुआ, और 2:1 से बेटर है इस समय। 2.3:1 का एडवांस डिक्लाइन शानदार माना जाएगा। चलिए चार का चौका इसकी शुरुआत कर लेते हैं। मानस जी आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए सोना कॉम्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने हायर टॉप से हायर परफॉर्मेंस का कंफर्मेशन दिया, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 500 वाला कॉल ऑप्शन सोना कॉम्स का 8.50 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 5 रुपए के नीचे लगाना है और 15 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, सोना BLW का यहाँ पे 500 का कॉल आपको लेना है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए SRF मुझे लगता है जिस तरह से काउंटर ट्रेड कर रहा है, जिस तरह से अपने हाइस को निकाल रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 3150 का टारगेट होगा। 3080 रादर 3070 का वो थ्रेशोल्ड था, तो 3060 के स्टॉप लॉस के साथ SRF फ्यूचर बाय करे। 3150 का टारगेट होगा। SRF के फ्यूचर्स में खरीदारी की रहा एफएनओ सुपरस्टार के लिए ये पिक होगी राजेश जी की। कविता जी चार्ट का चमत्कार के लिए क्या देंगी? श्रेया लिटिल प्रियम्प्ट कर रही हूँ। दिस इज लोधा डेवलपर्स। यहाँ पर एक स्मॉल डाइवर्जेंस ऑन RSI बनते हुए दिखा है। एज ऑफ नाउ काउंटर 1087 के लेवल पर है, और द प्राइस मूव ऑफ 1100 1105। लोधा पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1070 का। ओके, चलिए अब राजेश अग्रवाल जी मिड कैप फंडा के लिए बताइए क्या पिक किया आपने? जी नारायण हृदय, जो नारायण हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत शानदार, मार्जिन्स पे बढ़त, और जो हेल्थ केयर मॉडल है इनका वो बहुत अच्छा स्केलेबल है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो 30% की बॉटम लाइन में जंप थी, 20% की रेवेन्यू में जंप थी, और न केवल भारत में बल्कि इनके जो इंटरनेशनल बिजनेस केमन आइलैंड में है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। सरकार का फोकस जिस तरीका से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का है, या जिस तरीका से लोगों का जागरूकता मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ बढ़ी है, सारा हेल्थ केयर स्पेस ही अच्छा बढ़ने वाला है। 5750 की इनकी बेड कैपेसिटी आज की डेट में, जो FY30 तक 7650 करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 12 से 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकती है। नारायण हेल्थ आपका आज का बाय कॉल 1884। शुरुआत की थी हमने मानस जी के ट्रेड से, सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड उनकी तरफ से आया था और यहाँ पे उन्होंने बाय किया था कॉल सोना BLW की, और स्ट्राइक लगभग थी 500 की, 490 का स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, राजेश जी ने पिक किया। ट्रेड रहा उनका SRF फ्यूचर्स 3150 के लक्ष्य के लिए। कविता जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और इनका ट्रेड रहा लोधा डेवलपर्स 1100 के लक्ष्य के लिए। और मिड कैप फंडा अभी ये राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया। आज का मिड कैप फंडा नारायण हेल्थ है। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, आप लोगों ने इंडिगो पे कोई कॉल लिया क्या? ऑल दो अभी एक बहुत क्रिटिकल इशू है, क्योंकि CCI जांच करेगा उस घटनाक्रम की पूरी, बट इस प्राइस पे, जो कि इसके करियर का सबसे बड़ा प्राइस डैमेज था, आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? देखिए मेरे हिसाब से जब दूसरी दिन ये इस तिमाही के नतीजे जब आएंगे ना, तो एक डैमेज और होगा, क्योंकि हमें सब पता है कि जो दिक्कतें आई, फ्लाइट्स कम हुई, रिफंड देना पड़ा, वो सारे के जो खामियाजा है वो इस तिमाही के नतीजों में देखने को मिलेगा। दूसरे लॉस ऑफ रेपुटेशन जो हुई है सो हुई है। तो इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नई खरीदारी करनी चाहिए।
मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से और टूटता हुआ नजर आएगा, तो इस वक्त हम इसमें कोई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे। खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए जरा वोडाफोन आइडिया का शेयर, देखिए क्या शानदार तेजी है इसमें। अब वापस 12 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है वोडाफोन आइडिया, करीब 6% ऊपर। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आज सुबह भी हमने एक बात की थी कि वोडाफोन आइडिया पर नजर रखें। सुबह की खबर ये थी कि सुगबुगाहट है वो कैबिनेट की, मोस्ट लाइकली कैबिनेट में नहीं आ रहा है। वैसे पहले मैं अपफ्रंट बता दूं, जो लोग अगर इस चीज़ में खरीद रहे हैं तो मोस्ट लाइकली कैबिनेट में शायद नहीं आ रहा है ये इसका फैसला। लेकिन एक जो मार्केट में काफ़ी जोर से चर्चा चल रही है वो है टेलीकॉम टैरिफ हाइक की, क्योंकि टेलीकॉम टैरिफ हाइक काफ़ी समय से पेंडिंग है। और देखिए, अगर 1 जनवरी से टेलीकॉम टैरिफ हाइक होनी है तो कंपनियां कम से कम 7-8 दिन तो देंगी अपने ग्राहकों को कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग टैरिफ पर अगर आप रिचार्ज करना चाहें, जो पिछली बार भी उन्होंने पिछली बार भी हुआ था, जो पिछली बार भी दिया था उन्होंने, तो वो कर लें। ये बात भारती दिखाइएगा, भारती में भी रैली आ रही है क्या? क्योंकि वोडाफोन आइडिया में तो खैर क्लियरली रैली आ ही रही है इस समय, लेकिन भारती भी इस समय एक्चुअली, भारती सुबह रैली किया था लेकिन फिर कोलैप्स हुआ था, अब थोड़ा सा वापस डे हाई पर आ रहा है। लेकिन एक बार वोडाफोन आइडिया वापस रिविजिट करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, वोडाफोन आइडिया अब फाइनली एफपीओ के प्राइस के ऊपर आकर सेटल हो गया है, तो जिन्होंने दुख झेला, दर्द झेला, अब कम से कम वो ये कह सकते हैं चलिए गंगा नाली है हम। अब यहाँ पर क्या करें इस प्राइस पर वोडाफोन आइडिया में? देखिए अनुज जी, पहले जो दायरा था ना वो 8 रुपये से 11 रुपया के बीच चल रहा था। अब जबकि ये 11 के ऊपर टिकने लगा है और एफपीओ प्राइस के ऊपर आ गया, तो मेरे हिसाब से जो लोग फंसे हुए एकदम डेस्परेट थे उनकी सप्लाई निकल चुकी। तो टेक्निकली यहाँ पे आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस मान के चल लो मैक्सिमम साइड में और कैरी कर सकते हो पोजीशन को। लेकिन फंडामेंटली अगर कहा जाए तो आज की डेट में भी आरपूज अगर आप देखें तो पूरे तीनों प्लेयर्स में सबसे कम है। 5G रोल आउट में बहुत दिक्कतें हैं, उनको केपेक्स के लिए बड़ा पैसा चाहिएगा, जो इनकी बैलेंस शीट के हालात हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है उगाने में बहुत दिक्कत आएगी। 4G भी कहीं कहीं पर लॉन्च हुआ है, कहीं कहीं पर लॉन्च नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर नंबर्स हर वक्त घटते जा रहे हैं। इस महीने हालांकि उतने नहीं घटे थे, वो अलग जुदा बात है, बट सब्सक्राइबर नंबर्स भी खराब है। तो अगर निवेश करना हो तो मेरे हिसाब से पहली पसंद हमारी रिलायंस ही रहेगी, जहां सब्सक्राइबर नंबर सबसे ज्यादा है, आरपू सबसे ज्यादा है और कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं समझता हूँ इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कैरी की जा सकती है पोजीशन को। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे मार्केट को लेकर। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट पर बात करें इससे पहले आज की सबसे बड़ी न्यूज़, शायद इस पूरे साल की सबसे बड़ी न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ वन लिस्टेड स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया $4 बिलियन प्लस का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? I think very positive. I think it will possibly the पहला investment होगा one of the biggest banks, financial services company of Japan, investing such a large amount in an Indian NBFC. और अभी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे आप कह रहे हो कि they are ready to put in more money at a later stage. I think it's a very big development, I would say. पूरे NBFC space में I think also the fact that India is ultimately remaining a decent investment destination. So opportunities है, there is a big Japan company coming and putting in money in Shriram Group or Shriram Finance. Good for NBFC space, certainly yes. So Shriram Finance में buying होगा, other stocks में थोड़ा selling होगा, वो सब अलग बात है for the time being. But ultimately at the end of it all, it's a clear thumbs up for the entire sector, for India and for Shriram Group. अच्छा, इनफैक्ट मेहरबून जी, आपने इस पूरे स्पेस को रीड किया होगा। आई थिंक आज का टॉकिंग पॉइंट श्रीराम फाइनेंस है। और कहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ नज़र आई? बैंक्स में या नहीं, एनबीएफसीज में या एचएफसीज में, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में, या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, जहाँ आपको लगता है कि पॉसिबल टारगेट्स एमएनए एक्टिविटी के वो हो सकते हैं, आई मीन, या एटलीस्ट आप ग्रोथ के पैमाने पे उन्हें बाहर ला के खड़ा कर सकते हैं। आपकी चॉइसेस स्पेस में और कौन कौन सी होंगी?
एक्विजिशन के बारे में कहना उचित नहीं होगा बिकॉज मैं जानता नहीं एंड इट वुड बी जस्ट अ केस वर्क हियर एंड देयर। लेकिन ये पूरा स्पेस जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, NBFCs का, बैंकिंग का, आई थिंक कंसिस्टेंटली आपके चैनल में मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ। NBFC certainly yes, banks में I think I've always preferred for the last 1 year the public sector bank space. Private sector banks को मैं पसंद करने लगा हूँ, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कट जो हुआ है इससे और एक्सिस बैंक का जो थोड़ा सा लैंग्वेज आया है कि जो रिकवरी प्रोसेस थी आई थिंक दैट विल पॉसिबली गेट पुश्ड ऑन टू 1 more quarter और 2 more quarters। वो थोड़ा सेटबैक ज़रूर हुआ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। लेकिन मैं वीरेंद्र जी मैं एक ही बात कहूँगा वीरेंद्र जी कि एक बार नंबर आएंगे दिसंबर के, अगर आपको लगेगा कि NIMs में कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं है और मार्केट कहेगा जो होना था हो गया, चलो फिर से जाते हैं कोटक में, फिर से जाते हैं ICICI में, फिर से जाते हैं एक्सिस में, तो दिस इज़ पॉसिबली अ ट्रांजिशन फेज बिकॉज वेयर द जनरल परसेप्शन इज़ कि रेट कट होने से थोड़ा NIMs में थोड़ा सा मार ज़रूर पड़ सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी अभी कंसोलिडेशन होगी एज फार एज स्टॉक्स गोस, बट अल्टीमेटली दे लुक गुड। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आई थिंक ट्रेजरी इनकम थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ बॉन्ड yields slightly coming down and bond prices going up, so that is definitely a positive। NBFCs में जो अभी श्रीराम फाइनेंस में हुआ, even otherwise there are interesting names like चोला, महंगा ज़रूर लगता है थोड़ा बट स्टिल लुकिंग वेरी गुड। और M&M फाइनेंस जो डिस्पाइट पॉसिबली लुकिंग अ लिटिल एक्सपेंसिव स्टॉक, देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन व्हिच आर हैपनिंग विद द न्यू CEO इन प्लेस। तो ये सारे सेक्टर्स में तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स वेर रिमेन पॉजिटिव। लेकिन आपने जो माइक्रो फाइनेंस की बात की, दिस इज़ वन स्पेस वेर आई वुड लाइक टू सर्टनली गो अवे फ्रॉम और रिमेन अवे फ्रॉम बिकॉज देयर इज सर्टनली स्ट्रेस इन दैट सेक्टर। लेकिन आपने जो एक्विजिशन और डेवलपमेंट्स की बात की, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स में अगर कोई होता है टारगेट, तो आई थिंक इट विल बी द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। अदरवाइज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। ओके, तो ये बैंकिंग स्पेस, NBFC स्पेस पर हमने डिटेल में चर्चा कर ली। रानी जी गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट पर मेरा सवाल है आपसे, 2025 अब बीत रहा है और रिटर्न्स के मद्देनज़र बात करें तो कुछ बड़ा हाथ लगा नहीं। 2026 कैसा रह सकता है, स्पेशली अगर ब्रॉडर मार्केट्स पर्सपेक्टिव से पूछूं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स क्या अच्छा कर सकते हैं 2026 में? 2025 के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा और 2026 के बारे में जल्दी से टच कर दूँगा। आई थिंक मेरा कहना का सिंपल है कि आज 2025 में हुआ क्या है। आई थिंक 2% नीचे है ऑल टाइम हाई से, अभी ऑल टाइम हाई तो अभी टच किया था, लेकिन लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मार्केट में बेयर मार्केट है बिकॉज फ्रस्ट्रेशन आ गया है। मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ फटीग, थक गए लोग, टायर्डनेस, अरे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, 10-15 स्टॉक बढ़े हुए हैं। इट्स नॉट दैट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर टेकिंग द हिट, इट इज़ दैट इवन 75% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स जो है, 75% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स आज भी 10-15% नीचे है ऑल टाइम हाई से। ये इसका मूल कारण होता है कि इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब है कि जब भी बाज़ार ढीला हो जाता है, मज़ा नहीं है, लोग बेचते हैं, सामने खरीदने वाले नहीं है, 10-15-20 हज़ार शेयर के वॉल्यूम पे स्टॉक 2-3-4% नीचे आ जाता है। फिर आस्ते आस्ते थोड़ी और पैनिक होती है, पीपल और बेचते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव कम डाउन टू अट्रैक्टिव लेवल्स। तो शायद 10 दिन पहले आपके चैनल पर कहा था, फिर से वही बात कहूँगा 2026 के बारे में कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंटली स्टेटिंग एंड आई होप आई डोंट गो रॉन्ग कि 2026 में देयर विल बी गुड सॉलिड मिड कैप्स एंड इवन सम लार्ज मिड कैप्स एंड इवन सम स्मॉल कैप्स which will outperform the frontline indices by a fairly wide margin. बिकॉज जब भी रिवाइवल आएगा मार्केट सेंटीमेंट में, पब्लिक बाय करने आएगी, वही इम्पैक्ट कॉस्ट का फैक्टर नीचे के लेवल से बढ़ाने में 20-30-40% स्टॉक बढ़ जाएंगे 1-2-3 महीने में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यूज़ दिस फॉल इन द साइड मार्केट एज एन अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई अच्छे स्टॉक्स, जाके खरीदिए और 5-10% कर सकता है, लेकिन कहीं पर सडनली आपको 10-20-25% का मुंह देके जाएगा जो शायद आपको फ्रंटलाइन स्टॉक्स देने वाले नहीं है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टॉक पिकर्स मार्केट 2026 एंड अलाउ मी टू स्टेट अगेन कि निफ्टी भले यहाँ 2-4-5-7% ऊपर नीचे हुए, होल लॉट ऑफ स्टॉक्स इन द ब्रॉडर मार्केट विल गिव यू रिटर्न्स विच विल आउट परफॉर्म द इंडाइसेस बाय अ वेरी वाइड मार्जिन। प्रॉब्लम विल बी, अ चैलेंज विल बी टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स। बिल्कुल, वही तो चैलेंज है सबसे बड़ा मेहरबान जी का। अच्छा एक बात बताइए, इंडिगो पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका? इस गिरावट में खरीदारी की क्या आपने, और यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन पर क्या व्यू लेंगे?
नहीं, मेरा इंडिगो में ऑनेस्टली आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ दैट एंड आई हैव नॉट सोल्ड ऑफ, बट विद दिस प्रॉब्लम व्हिच इज देयर एंड इंक्वायरीज व्हिच आर गोइंग टू हैपन, मे बी वन फाइन डे इट विल गो अवे, बट हिम्मत नहीं होती है बिकॉज यू आर चैलेंज्ड फंडामेंटली कि व्हाई आर यू रिकमेंडिंग दैट स्टॉक। एंड हर रोज एवरेज 2 आदमी पूछता है कि इंडिगो को इसे अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि नहीं। इफ़ यू बिलीव दैट एविएशन इज़ अ ग्रेट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इफ़ यू बिलीव किसी के पास इतनी जल्दी से कैपेसिटी आने वाली नहीं है दिस टाइप ऑफ फ्लीट करने के लिए, दिस सर्टनली कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जब ये इंक्वायरी चल रही है एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, इट कुड बी नॉइज, इट मे गेट सेटल डाउन सम टाइम, बट टू रिकमेंड द स्टॉक इन सच अ सिनेरियो वुड नॉट बी वेरी फेयर। ईरानी, जब भी मेरे पहले प्रश्न में आप बता रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक मूव देगा मार्केट और वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तो अगर आप बता पाए थोड़ी हमारे दर्शकों के काम को आसान कर पाए, वो कौन से स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि 2026 में आउट परफॉर्म कर सकते हैं? देखो, मैं कहता हूँ कि जब भी आप पॉजिटिव बात करते हो मार्केट के बारे में, अरोज जी बात करेंगे, मैं बात करता हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, होल लॉट ऑफ पीपल सोशल मीडिया में ताने मारेंगे आपको, अरे क्या केजी की बात करता है, हम तो ख़त्म हो गए, ये है वो है, वो होते रहेगा। दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू बी पेशेंट, सिट ऑन द साइड, लुक एट स्टॉक्स एंड लर्न टू बाय इनटू देम। और ये आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ही दूंगा, अगर आप पिछले 2 महीने 3 महीने की मार्केट को देखो, कोई कहता नहीं कि अच्छा पैसा बनाया, लेकिन आप स्टॉक्स को देखो, लार्सन टुब्रो को देखिए, महिंद्रा को देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स में मुथूट फाइनेंस को देखिए, मनप्पुरम को देखिए, किर्लोस्कर ऑयल को देखिए, इसाब इंडिया को देखिए, ग्रैंडवेल नॉर्टन को देखिए, श्रीराम पिस्टन्स को देखिए, टाइमेक्स को देखिए, प्रिसिशन वायर्स को देखिए, ऑल दिस स्टॉक्स आर अप बाय 10, 20, 30% इन द लास्ट 2.5 months। वन लाइन, जो रिजल्ट्स अच्छे आए मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स अगले 4-5 हफ्ते में चालू हो जाएगा, एंड इफ द रिजल्ट्स आर गुड, आई प्रॉमिस यू क्वाइट अ फ्यू ऑफ दिस गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो आज ये दाम में मिलते हैं, आपको 10, 15, 20% भी ऊपर मिल सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट गो एंड बाय इनटू गुड सिलेक्ट स्टॉक्स। आई थिंक नाम देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मेरी पर्सनल होल्डिंग है। अब पर्सनल आई लाइक नेम्स लाइक अ टाइमेक्स, आई लाइक नेम लाइक अ लेमन ट्री। आई थिंक इसमें सब में जो डेवलपमेंट्स हो रहे मेक्स मी फील दैट द रिजल्ट्स going ahead should be good, and if they are good, the stock should be much higher than where they are today. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स अपना आउटलुक शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। अनुज, मंडे मॉर्निंग के लिए क्या अप्रोच रखें जिस प्रकार का ये क्लोज है? इट्स 25970। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं मंडे मॉर्निंग के लिए जो भी एडवाइस देके जा रहा हूँ विद पिंच ऑफ सॉल्ट, कैवियट कि मैं नहीं हूँगा मंडे को उस पर बात करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को फिर भी न्यूट्रल रखूँगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि भले ही बाज़ार की क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी के लिए आप बिना हेज के अपनी पोजीशंस को कैरी मत करें। अब अगर आप कैरी करना भी चाह रहे हैं तो एक, क्योंकि वीकेंड रिस्क है और जिस तरीके से ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएस में, कभी एक दिन अप कभी एक दिन डाउन, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अभी भी अपनी पोजीशन को इंडेक्स पे ना लें, स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस को लें, तो वो आपके लिए एक बेटर रहेगा। निफ्टी में अभी भी मेरा ये मानना है कि बड़ी तेज़ी के लिए 26,000 के ऊपर का क्लोज ज़रूरी है। अब हम उसके काफ़ी करीब हैं। अगेन मैं एक चीज़ इसलिए भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ अगले हफ्ते, और वीरो एक चीज़ बताऊँ मैं, और मतलब मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा सुबह के शो में और बात कर लूँगा, मैं बाकायदा छुट्टी पर हूँ और प्रॉपर छुट्टी एंजॉय करूँगा, और ऑब्वियसली पूरा जिम्मा आपके, श्रेया, आशीष, यतिन, आप सबके जिम्मे होगा। तो इसके लिए क्योंकि मैं मंडे सुबह उस पोजीशन को एडवाइस नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कोई ज़्यादा अग्रेसिव बात ना कह कर जाऊँ। इसके लिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि या तो अपनी पोजीशंस को वो हेज करें या फिर मंडे मॉर्निंग को एक फ्रेश व्यू लें। ठीक है, तो ये है जनाब आज की अप्रोच, थोड़ा सा एग्रेशन कम और कैरी विद हेजिंग एफर्ट्स। याद रखिएगा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट हेजिंग के लिए ज़रूर रखें। अब चलते एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीडी रूम चेक लेते हैं। यतिन बताइए, डीलर्स क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त?
डीलर्स ये पिक कर रहे हैं, अनुज जी है नहीं तो ऑफिस में बिरयानी मंगाएंगे, थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा न्यू ईयर मनाएंगे। श्रेया की हंसी रुकी नहीं रही थी जब बॉस बोल रहे थे कि छुट्टी पे हूं। यतिन एक मिनट, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे होते हुए ऑफिस में कभी पार्टी नहीं हुई है। यार ऐसा तो नहीं है यार, मैंने बहुत पार्टियां की हैं, मैंने बहुत पार्टियां की हैं, ऑफिस में भी की हैं, ऑफिस के बाहर भी की हैं, और आपको पता है, और आप तो शामिल रहे हैं उस पार्टी उसमें। तो खैर वो तो मैं एक्चुअली मेरे होते हुए भी काफ़ी होती है। हाँ, मेरी एब्सेंस में हो सकता है कि आप लोग थोड़ी ज़्यादा कर लें, वो ठीक है, वो अपनी जगह। हो सकता है मेरी एब्सेंस में आप लोग रोज़ कर लें पार्टी, वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, पार्टी तो मेरे रहते भी हुई है वैसे, है ना। वो एक कहावत है ना, जब बिल्ली नहीं होती तो सारे चूहे एंजॉय कर लेते हैं, तो उस तरीके का मैं माहौल बना रहा था। बट एनीवेज, डीलिंग रूम चेक, दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है भारती एयरटेल। और देखिए आज टेलीकॉम स्टॉक्स अगर आप देखें तो लगभग अपने डेज हाई पे हैं, चाहे वो भारती एयरटेल हो, इंडस टावर हो, वोडाफोन आइडिया हो। तो कहीं ना कहीं बाजार में, और पिछले हफ्ते मोतीलाल ओसवाल की नोट भी आई थी जहां वो इंडिकेट कर रहे थे कि शायद ये टैरिफ हाइक की तरफ आपको दिसंबर एंड में कुछ डिसीजन आता हुआ नजर पड़े। और बहुत सारे DIIs आज, यानी डोमेस्टिक फंड्स भी आज खरीदारी कर रहे हैं। तो डीलर्स एक BTST की एडवाइस दे रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ भारती एयरटेल में 2120-2130 तक के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक है BSC, यहाँ भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन था इस पूरे हफ्ते, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी एक BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 2725 से लेकर 2750 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ये दो काउंटर्स डीलर्स जहां पर बेट लगा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आएगा BSC जहां पर BTST की ट्रेड आई है, साथ ही भारती एयरटेल भी BTST जैसे तौर पर देख रहे हैं डीलर्स। अब चलिए अब अपने पैनल से भी हम पूछ लेते हैं कि वो क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए, BTST STBT। बताइएगा आप सर, क्या कैरी करेंगे सोमवार के लिए? आई थिंक भारत फोर्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड कर रहा है 1439 पर, स्टॉप लगाएंगे 1429, 10 रुपए का। मेरे ख्याल से 1460 तक जा सकता है भारत फोर्ज। ओके, मानस आपका ट्रेड? देखिए RVNL पे खरीदारी करके जाएंगे। RVNL ने आज अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, हायर टॉप हायर बॉटम्स पे कंफर्मेशन दिया काफी समय के बाद। तो RVNL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 316 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 310 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 328 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। RVNL ये हो गई मानस जी की पिक, ये कैरी करेंगे मानस जी। राज्य सातवते जी बताइए सोमवार के लिए आपकी पिक। देखिए मनप्पुरम, अब मनप्पुरम में मुझे लगता है बहुत अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, इसका एक्सविंग का टारगेट आप लेके चले 300 का। सो एट लेवल ऑफ 293, 300-305 के टारगेट के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा 290 का। ओके, सौबिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड भारत फौज और मनप्पुरम दोनों ही मैं लेके चल रहा था, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। लास्ट 3 दिन में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ही बन रहे हैं और 2040 के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 284 और ऊपर में टारगेट होगा 303। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा सुमिल जी की पिक हो गई। कविता जी बताइए मंडे के लिए आपकी पिक क्या होगी? सो श्रेया, न्यू स्टॉक नहीं लूंगी, लोधा पर पोजिशनल कमेंट किया था मैंने, उसी के साथ हम जाएंगे। 1090 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1075 का, और इसे लेकर जा सकते हैं फॉर 1100 प्राइस टारगेट। ओके, अरुण जी आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी की सलाह रहेगी, 445 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 461 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो एज ए BTST ट्रेड लेके चलें, 439 का स्टॉप लॉस। ओके, चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर BTST के तौर पर अरुण कुमार मंत्री जी की पिक आ चुकी है। तो हमने BTST STBT ट्रेड्स ले लिए हैं। अब FIs की बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय मार्केट में FIs की बिकवाली थम नहीं रही है। दिसंबर में भी उन्होंने 22,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की दिसंबर में। अब तक किन किन सेक्टर में FIs ने बिकवाली की है और कहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी की है, रिपोर्ट समझ लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन,
गुड आफ्टरनून, बताएं जी। इस टाइम पे अगर एफआईएस की सेलिंग देखें तो हाल काफी ज्यादा बेहाल दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने मेंशन किया, इस टाइम पे करीब 22,864 करोड़ की बिकवाली हमें दिसंबर के फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल गई है, जो अगर हम कंपेयर करें नवंबर के सेकेंड हाफ से तो वहां पे जो बिकवाली थी केवल 9,000 करोड़ की। देख सकते हैं कितना बड़ा गैप ऑलरेडी हमने देख लिया है और खरीदारी केवल की गई है करीबन 5,000 करोड़ की। दिसंबर में अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए सेक्टर वाइज तो हमें जो बिकवाली है वो हावी होती हुई दिखाई दी है, जहां पे सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में, आईटी एंड सर्विसेज में। इनफैक्ट जो साइक्लिकल और डिफेंसिव सेक्टर है ये भी हमें अंडर प्रेशर ही आते हुए दिखाई दिए है। डिफेंसिव में ऑयल एंड गैस अकेला ऐसा सेक्टर था जहां पे हमें एक लिमिटेड बाइंग जो है वो देखने को मिली है। टेलीकॉम सेक्टर जो पिछले कई महीनों से हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था एफआईएस की बाइंग के टर्म में, यहाँ पे भी एक रिवर्सल आया है। नेगेटिव साइड में यहाँ पे जो है वो बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। बट केवल अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस, ऑटो और मेटल, ये केवल 3 ही सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इस टाइम पे थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव है। अब मैं चार्ट आपके स्क्रीन पे लेके आती हूँ जिससे आपको पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए नंबर कितना बड़ा यहाँ पे उभर के आया है बिकवाली का। इनफैक्ट आईटी में 3,331 करोड़, सर्विसेज में 3,200 करोड़, हेल्थ केयर पार, यहाँ पे भी जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है, जहाँ पे 3 डिजिट्स में हमें सेलिंग देखने को मिली थी नवंबर के सेकेंड हाफ में, वहां पे अब ये नंबर आंकड़ा 4 डिजिट पे आ पहुंचा है। इसके अलावा कई और सेक्टर्स भी है जहां पे ये जो बिकवाली है हावी है। एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और टेलीकॉम में भी यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉजिटिव साइड में था नवंबर के सेकेंड हाफ में वो अब नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि मैंने मेंशन किया जहां पे रुझान पॉजिटिव है। सबसे पहला नाम आता है ऑयल एंड गैस सेक्टर का, 3,000 करोड़ की खरीदारी। मेटल माइनिंग, यहाँ पे हमें ऑल थ्रू आउट अगर हम महीने की बात करें तो शानदार चमक देखने को मिली थी। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट 611 करोड़ की खरीदारी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में केवल 400 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाल इस टाइम पे बेहाल है। हाल बेहाल है। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको ब्रेथ दिखाते हैं। आपको आज की क्या ब्रेथ रही मार्केट्स की, लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। डॉक्टर साहब डिजिट्स दिखाइए। 92 लॉन्ग्स, 94 शॉर्ट कवरिंग, 18 में शॉर्ट, 18 में 8 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्टैट्स लेके आइए, लॉन्ग्स के कौन कौन से थे और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ कहाँ पर थी। टाटा एलेक्सी, के इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, पीएनबी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस लॉन्ग्स। उसके बाद लेके आइए शॉर्ट कवर, कहाँ कहाँ पर शॉर्ट कवर था। और इस क्रम में सबसे ऊपर वोडाफोन आइडिया, केपीआईटी टेक, एनबीसीसी, आरबीएनएल की स्टैक शॉर्ट लेके आइए। शॉर्ट में किन किन स्टॉक्स का नाम सबसे ऊपर था? चोला, एचडीएफसी, एचएल टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल, 361 और ब्लू स्टार, नुवाम वेल्थ, वोल्टास, एलटीएमआई, हिंडाल्को। श्रेया। बिल्कुल, तो ये ब्रेथ हमने देख ली है मार्केट की, और क्योंकि फ्राइडे का सेशन है और हम अभी तक ब्रेथ डिस्कस कर रहे थे, मार्केट डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ठीक ठाक नज़र आ रहा है। पूरे हफ्ते का जो आखिर कारोबारी सत्र रहा वीरेंद्र जी वो ठीक ठाक रहा। तो वीकेंड की भी प्लानिंग कर लेते हैं और राजेश अग्रवाल जी से समझ लेते हैं कि वीकेंड में इस बार क्या क्या देखने लायक है ओटीटीज पर, साथ ही सिनेमा घरों में। बताइए राजेश अग्रवाल जी। अगर ओटीटी और सिनेमा की बात की जाए तो उससे पहले क्रिकेट की बात भी जरूरी है, क्योंकि शुभम गिल की इंजरी के बाद अब कौन उतरेगा उस पर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। और भारत इस वक्त 2:1 के रेशियो में आगे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट एक बहुत कड़ा मुकाबला है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके अलावा अगर अपने सिनेमा घरों की बात की जाए तो एक बहुत छोटी मूवी है संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ रिलीज हुई है, बट वो बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनर हो सकती है। और उसके अलावा जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश है, जो उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट है और 2 और आने की बातें चल रही है। तो ये तो रही थिएटर की बात। उसके अलावा धुरंधर चारों तरफ अपने जाल फैलाए हुए है और अच्छी चल रही है। ओटीटी की बात की जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह की बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर रात अकेली है आ रही है, द बंसल मर्डर्स, जो कानपुर में एक पूरी वेल्दी फैमिली की कई मर्डर्स हो जाते हैं। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो बहुत सारे राज उभर कर आते हैं, उस पे है। दूसरी माधुरी दीक्षित की मिसेस देश पांडे है, जो नागेश कुनूर के डायरेक्शन में बनी है। माधुरी दीक्षित एक हाउसवाइफ है, लेकिन अगर उनके
बैकग्राउंड देखा जाए तो वो एक सीरियल किलर भी है और अचानक से एक कॉपी कैट किलर आ जाता है। कॉपी कैट यानी कि जो उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और उसको वो पकड़ाने में मदद करती है। तो ये माधुरी दीक्षित ये है। उसके अलावा 4 मोर शॉट्स का फाइनल सीजन 4 आ रहा है। पहले 3 सीजन बहुत अच्छे हुए थे। सायनी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, लीजा रे, प्रतीक बब्बर इसकी थी और मुझे लगता है जो प्रीतिश नंदी, रंगीता नंदी की ये सीरीज है बहुत अच्छी होने वाली है। एक रीजनल ममूटी की मूवी है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स, जो कि पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे, बाद में वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो जाते हैं, उन्हें एक पर्स मिलता है, उसे लौटाने के चक्कर में केरला के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कई चीजें निकल कर आती है। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। यही कुछ चीजें हैं इस वक्त ओटीटी और थिएटर में। उसके अलावा 25 दिसंबर की छुट्टी है और उसे आप क्रिसमस मनाइए। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या प्लानिंग है सर आपकी? क्या देख रहे हैं इस वीकेंड आप? कुछ नहीं, मेरा तो टीवी खराब है श्रेया। यूट्यूब और लैपटॉप सर, यूट्यूब तो चल रहा होगा फिर? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। कोई प्रोग्राम नहीं। पूरे हफ्ते काम करके वीरेंद्र जी आप थक चुके हैं और वो रेस्ट करना चाहते हैं। आपकी भाषा शैली से लग रहा है सर ये मुझे। बिल्कुल शोले देखी कि नहीं आपने? तो मैं पहली वाली देख के खुश हूँ, दूसरी देख के मूड नहीं खराब करना चाहता। पहले वाली ठीक। सर एंडिंग बहुत अच्छी हुई है। कल ही मैं देख के आया। गावा से बताएंगे एंडिंग कैसी है। बिल्कुल देखेंगे और मार्केट पे वापस लौटते हैं। और क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र 155 अंक अभी भी ऊपर। निफ्टी कुछ काउंटर्स और डिस्कस कर लेते हैं हम, जहां पर अच्छे मूव्स आए हैं आज के सेशन में और शायद ये कैरी भी हो आगे चलकर। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर आरवीएनएल, एक बार फिर से रखिएगा स्क्रीन पर। ये डिस्कस किया था, मानस जी ने लिया भी ये स्टॉक और कुछ दिन पहले हमने तीतागढ़ में भी एक ऐसे ही अच्छी रिकवरी देखी थी। तीतागढ़ भी रखिएगा स्क्रीन पर। तो ये रेलवे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, 2024 में अच्छा काउंटर रहा था ये पूरा आरवीएनएल, तीतागढ़ और स्पेशली अगर बॉगी बनाने वाली कंपनीज की बात करें। अब बजट भी आने वाला है, तो क्या रेलवे स्टॉक्स को फिर से एक बार रिविजिट किया जाए और यहाँ पर फोकस किया जाए या फिर अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें? देखिए श्रेया, आपने बहुत सही पकड़ा है। बजट आने वाला है और हर बजट से 1-2 महीना पहले से हम लोग देखने लगते हैं कि ये रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक, इनमें वापस से मूवमेंट आने लगती है, खास करके रेलवे स्टॉक्स में। तो इस वक्त मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल अभी मोमेंटम बना रहने वाला है। दूसरा, अगर ऊपर के लेवल से देखेंगे तो सारे ही स्टॉक बहुत अच्छा करेक्शन दे चुके हैं, बावजूद इसके कि बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। आरवीएनएल की बात की जाए तो ऑर्डर बुक बहुत शानदार है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी है, चारों डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां हम नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। तो रेलवे काउंटर्स अभी रहेगा फिलहाल रडार पर। और एक और स्पेस देख लेते हैं जिसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया था। जब गिरता है तो गिरता भी है, चलता है तो चलता है। रियल्टी स्पेस में सीसॉ पैटर्न देखने को मिला है पिछले कुछ सत्रों से। आज देखिए अच्छे मूव्स हैं, लेकिन ब्रिगेड टूटा है, फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ, लोधा। मानस जी, आप देखेंगे क्या इस पर्टिकुलर काउंटर को? गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए 2.5% अप है और रियल्टी स्पेस क्योंकि काफ़ी इसके ये बताएं जिस तरीके से आज ये चला है, क्या इस रिकवरी को आप सही मान रहे हैं? क्योंकि काफी वॉलेटाइल ये पूरा स्पेस रहा है। तो देखिए, इस स्पेस में आप अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो मेरा समझना है कि बिल्कुल भी यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, एक हायर बॉटम बनाया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर रैली में शायद आपको 2085 तक के भाव देखने को मिले। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो 2024 के स्टॉप लॉस से लेना होगा। लेकिन अगर एक ट्रेड इस स्पेस में लेना होगा तो मेरी पसंद डीएलएफ है। डीएलएफ में अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जन है, 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 682 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। आपके जो टारगेट है वो 720 रुपए तक के भी हो सकते हैं। राजेश अग्रवाल जी, अशोक लेन पर आपका व्यू क्या है? ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। देखिए, पॉजिटिव व्यू है। ऑर्डर बुक अच्छी है, ईवी में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इस वैल्यूएशन पे नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा करेक्ट होता है, 160-162 तक आता है तो नए निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं।
अशोक लेलैंड जिनके पास है वो होल्ड करे, नई खरीदारी का स्कोप नहीं है। और टुवर्ड्स क्लोज जो हम स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे थे, टीवीएस मोटर्स याद रखिएगा 3677 पे आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट होने की तैयारी करता हो, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज अशोक लेलैंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन। शेयर बिल्कुल, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, कुछ और काउंटर्स इनफैक्ट मात्र 3 मिनट रह गए हम क्लोजिंग के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ स्कैनिंग करना चाहूँगी। ऑटो स्पेस का आपने जिक्र किया, बजाज ऑटो देखिए डेज हाई पर क्लोज होता हुआ। पीएसयू बैंक स्पेस में देखिए एसबीआई हालांकि कम चला आज के सत्र में, लेकिन डेज हाई के आसपास ही एसबीआई भी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट एफएमसीजी पैक से एक बार नेस्ले इंडिया भी रखिएगा। नेस्ले इंडिया इसने भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई और नेस्ले इंडिया अब डेज हाई के करीब करीब बंद होने की तैयारी। पूरा एक बार एफएमसीजी पैक रखिए। नेस्ले इंडिया, एचयूएल भी देख रही थी, ये भी कोशिश करता हुआ, एचयूएल भी रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स। तो एफएमसीजी पैक भी अच्छा किया आज इस पर्टिकुलर स्पेस ने। इनफैक्ट पूरा ही आज अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं जिस पर डेंट पड़ा था, सभी सेक्टर्स इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी और शानदार मूव्स मार्केट में। लेकिन एक बार डिटेल में क्लोजिंग कैसी रही ये समझ लेते हैं बिग वॉल पर वीरेंद्र जी से। सर ओवर टू यू। जी, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा और हम क्लोज हो रहे हैं 25,971 पे, आज 10-20 डेमा के ऊपर, यानी 15 दिसंबर के बाद हमने एक फिर पुल बैक देखा और ये पुल बैक एक बार फिर से 50 डेमा से आया। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पे 450 अंक ऊपर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज एडवांसेस के फेवर में था। निफ्टी 153 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 160 अंक ऊपर। हालांकि निफ्टी बैंक आज 59,200 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर नहीं ट्रेड कर पाया किस दिन, लेकिन द बिगेस्ट थिंग वाज आई थिंक मार्केट ब्रेथ। लार्ज कैप के साथ साथ आज मिड कैप में, आज स्मॉल कैप में एक तेज़ी थी। आईटी इंडेक्स वो करिश्माई पारी नहीं खेल पाया, बट स्टिल आई मीन क्योंकि ये वीकली बेसिस पर बड़ा गेनर है और अर्थ 700 पे करीब 70 अंक ऊपर रहा। बाकी अगर आप देखें सेक्टर इंडस्ट्रीज में निफ्टी बैंक 160 अंक ऊपर रहा और फाइनेंशियल स्पेस में इट्स आई थिंक श्रीराम फाइनेंस का जो था इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। बाकी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.5% ऊपर, डिफेंस स्पेस आज अगर आप देखें अच्छा ऊपर था और उसके बाद मेटल्स ये फ्लैट रहे काफ़ी हद तक। एफएमसीजी बिल्कुल 0.5% ऊपर रहा, ऑटो इंडेक्स में करीब 1.25% का मूव था और फार्मा इंडेक्स आज 1% ऊपर। फार्मा में, हेल्थ केयर में आज कुछ बैंग एफर्ट्स नज़र आए। बाकी अगर आप देखें तो आज रियल्टी स्पेस अच्छा कर रहा था और ऑयल एंड गैस इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, सेलेक्टिव द पॉजिटिव बायस और कैपिटल गुड इंडेक्स में लगभग 1% का मूव था। यहाँ पर एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें 1% की तेज़ी थी। टुवर्ड्स क्लोज अगर आप इंडेसेस की रूपरेखा देखें एक बार, किसने कंट्रीब्यूट किया किसने नहीं, तो उसमें श्रीराम फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली द बिगेस्ट डील एवर इन द एनबीएफसी स्पेस, फाइनेंस स्पेस। उसने वाइब्रेंट किया इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। मैक्स हेल्थ केयर याद रखिएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पुणे में जो उन्होंने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था उसके बाद बीएल में एक रिवर्सल था। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आज एक हल्का सा रिवर्सल, उसके बाद पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, इन सभी काउंटर्स में स्ट्रेंथ थी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, इन सभी काउंटर्स में थोड़ा सा पेन था। और दिग्गजों में अगर मैं देखूं तो आज रिलायंस ये एक बिग बॉय है जिसे कहते हैं, आई मीन उसने डिलीवर किया और आज एक अच्छे क्लस्टर में निफ्टी को क्लोज होने में मदद की रिलायंस ने। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन में 25958, 150 अंक ऊपर और अच्छा क्लोज और एक अच्छा रिवर्सल। एक बार फॉरेक्स मार्केट को देखते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा जो इस बार मिड ऑफ द वीक जो सबसे बड़ा कंसर्न था रुपी, वो रुपी कंसर्न थोड़ा सेटल हुआ और वहाँ से हमें कंफर्ट मिला। रखेंगे डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ फॉरेक्स मार्केट में, इट्स 89.33 सब्सटेंशियल रिकवरी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और मुझे हर्षय को दी इजाज़त। मंडे मॉर्निंग फिर आपसे मुलाकात होगी मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। नमस्कार।